में 15 दिसंबर को दिल्ली वासियों को याद होगा कि जामिया में दिल्ली में बहुत दंगा हुआ था। जामिया नगर का एरिया था। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दंगे हुए। ये सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई है। पीछे हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। फिर हमने देखा कि शाहीन बाग और CAA के विरुद्ध दिल्ली भर में प्रोटेस्ट साइट्स एस्टैब्लिश हुई। CAA को एक फ्रंट रखा गया, एक कारण की तरह उभारा गया। आगे जाके मैं बताऊंगी कि ये एक फॉल्ट लाइन भी है जिसको कि एक्सप्लॉइट किया गया है। कहा गया कि पीसफुल प्रोटेस्ट है, पीसफुल शुरू से ही नहीं थी। रोड्स को रोका गया। किस तरह से फरवरी 2020 से पहले सड़कों पे आतंक था। बात हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की कर रहे हैं। बिल्कुल ये मॉडल आप साउथ दिल्ली में भी देखा गया था। आगे बात करते हैं। मॉडल में क्या था? मेट्रो स्टेशन को ब्लॉक किया गया। बार बार मेट्रो स्टेशन को स्पीचेस एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ाने के लिए बिल्कुल फॉल्सहुड, फॉल्स न्यूज, प्रोपेगेंडा फैलाया गया। और कहां? इन्हीं प्रोटेस्ट एंटी-CAA प्रोटेस्ट साइट्स में 10 फरवरी के आसपास ये जो सारी घटनाएं थी वो रोज होने लगी। हम जा रहे हैं रोजमर्रा अपने काम करके, देखते हैं कि मेट्रो स्टेशन ब्लॉक्ड है। इट बिकेम सो कॉमन इन दिल्ली। 23 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन को रोका गया। 24 फरवरी को ये वायलेंस भजनपुरा और 25 और 26 फरवरी को माफ कीजिए पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इसी तरह के वायलेंट इंसिडेंट्स देखे गए। इस केस में हिंदू मुस्लिम एक फॉल्ट लाइन है जो उठाई गई। एक पॉलिसी उठाई गई CAA को, जो कि मूलतः भारतीय मुसलमानों का उससे कोई सरोकार है ही नहीं। इट डज नॉट रिलेट टू इंडियन मुस्लिम्स। लेकिन ये फॉल्ट लाइन बनाई गई, एक ज्वलंत रेखा बनाई गई, जिसको कि फिर बार बार उसको जलाया गया। किस तरह से? शाहीन बाग में बैठ के और इस तरह की प्रोटेस्ट साइट्स में बैठ के। आइडियोलॉजी क्या थी? लेफ्ट रेडिकल। लार्जली आप लेफ्ट रेडिकल देखते हैं जिन्होंने कि एक जिहादी मेंटालिटी के साथ मिलके ये पूरा का पूरा वायलेंस ऑर्गेनाइज किया। सड़कों पे आगजनी थी, वेरी वेरी वायलेंट। आपने पिक्स देखे हैं। ये तो कुछ नहीं छोड़ा गया। मेट्रो को ऑक्यूपाई करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करेंगे। ऑलमोस्ट ऑल द प्रोटेस्ट साइट्स काट रहे हैं। तो आपके प्रोटेस्ट साइट ऐसे लोकेटेड हैं कि उस एरिया के अंदर कोई नहीं आ सकता, वहां से बाहर कोई नहीं जा सकता। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में खासकर ये देखा गया। नेक्स्ट स्लाइड। सोशल मीडिया पे जी भर के प्रोपेगेंडा। फिर मैं रशिया की तरफ पॉइंट करूंगी। क्यों मैं बोल रही हूँ कि ये प्रोपेगेंडा है? सोशल मीडिया की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी पॉपुलेशन की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि शाहीन बाग और दिल्ली राइट्स के समय पे भी सोशल मीडिया का बहुत यूज किया गया फॉल्स प्रोपेगेंडा के लिए। इतने लोगों को मार दिया गया, पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ने वो कर दिया। यहाँ गैदर करिए, स्ट्रीट में गैदर करने के लिए व्हाट्सएप मैसेजेस वर सर्कुलेटिंग कि आइए सड़कों पर निकल के आइए, प्रोटेस्ट करिए, मॉब बनाइए। और अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इन्हीं सब चीजों को की तरफ इंडिकेट कर रही है। हम लोगों ने ये ग्राउंड रिपोर्ट के बेसिस पे ये पाया कि एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली उस टाइम पे जाके तो छतों पे आप देखते हैं कि छोटे छोटे आर्म्स एंड वेरी लीथल कॉकटेल, मोलोटोव कॉकटेल जिसे कहते हैं, कि बॉटल में आप एक ग्लास की बॉटल में इट कैन बी टर्न इनटू अ बॉम्ब। इनको पायरो बम्बार्डमेंट कहते हैं। छोटे छोटे मिसाइल्स की तरह वेरी वायलेंट बॉम्ब्स। भजनपुरा में यदि जिस पेट्रोल पंप पे आगजनी हुई, यदि उसका जो अंडरग्राउंड, इतना वहां पे डेंजरस सिचुएशन था। क्रॉस बॉर्डर लिंक्स देखे जाते हैं। ये मॉडल है। अब ये मॉडल और कहां रिपीट हुआ? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नागरिक हैं हम लोग, सिटीजन हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये मॉडल कहां रिपीट हो रहा है। बैंगलोर में 2020 अगस्त में देखा गया एग्जैक्टली द सेम थिंग।
एक छोटा सा फेसबुक पोस्ट था, 2000 दंगाई सड़कों पे उतरे, आगजनी, वायलेंस, हिंसा पे कंट्रोल पाया गया। एग्जैक्टली वही मॉडल आपने फार्म लॉस के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है उसमें देखा। जस्ट इन 2 मिनट्स आई टेल यू फॉल्ट लाइन क्या थी। पिछले केस में इट वाज हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे हमने देखा पंजाब लार्जली अ पॉपुलेशन ऑफ 6 को टारगेट किया जा रहा है। मैसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। एक 26 जनवरी को वायलेंस हुआ था, लेकिन वो सोशल मीडिया और एक प्रोटेस्टर की डेथ हुई थी, और वो सोशल मीडिया पे इतना उछाला गया कि इट कुड हैव लेड टू इवन मोर वायलेंस। कम्युनिटीज के बीच में दरार हो सकती थी। यही चीज आप देखेंगे कि कुछ वीडियोस सर्कुलेट कर रहे हैं। अभी कुछ पिछले हफ्ते दीप संधू का देहांत हुआ, और उनके देहांत के बहुत सारे वीडियोस सर्कुलेट कर रहे हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया में, व्हिच आर वेरी इंफ्लेमेटरी। पंजाब इज अ बॉर्डर स्टेट जहां एक वायलेंस की हिस्ट्री है, तो क्रॉस बॉर्डर भी इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरफेरेंस रहा। इंटरनेशनल इंटरफेरेंस देखा गया फार्म प्रोटेस्ट के टाइम पे। स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं, कनाडा, यूएसए, यूके, कितने सारे नेटवर्क्स को इन्वॉल्व किया गया। वही आइडियोलॉजी आपने फार्म प्रोटेस्ट साइड में देखी, लेफ्टिस्ट रैडिकल। फार्म प्रोटेस्ट के लीडर्स की आप प्रोफाइल देखिए, मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम द लेफ्ट विंग। ये मॉडल एग्जैक्टली वही है। अब आप लेटेस्ट हिजाब कंट्रोवर्सी में देख रहे हैं, 2 दिन पहले कर्नाटक इज अगेन बर्निंग। एक छोटे से इशू को लेके उसके अराउंड फॉल्सहुड फैला के, हिजाब का इशू है ही नहीं, लेकिन फॉल्सहुड फैला के देयर इज वायलेंस, पीपल आर डाइंग, पीपल लाइक यू एंड मी सिटीजंस आर बीइंग अफेक्टेड। हमें क्या सीखना है? क्या हमारे खिलाफ किसी तरह का इन्फ्लुएंस ऑपरेशन हो रहा है? ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है क्या हमारे खिलाफ? ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे इस तरह से हमारी फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करके हमें सोचना पड़ेगा, नागरिक हैं हम लोग, कि कोई इस तरह से साइऑप कर रहा है क्या हमारे ऊपर? कौन? सोशल मीडिया की क्या भूमिका है? यहाँ पे लॉयर्स हैं, मेरा फील्ड नहीं है, उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसे नए लॉज होने चाहिए कि हम सोशल मीडिया को देखें। इनका एम क्या है ऐसे इंसिडेंट्स का? इस मॉडल का एम क्या है? आप नेशन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। हमारी कुछ फॉल्ट लाइंस हैं हमारे देश में जिसको कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काया जा रहा है। एक डेमोक्रेसी में आप लॉ लेजिस्लेशन नहीं होने दे रहे हैं, पॉलिसीज को नहीं पास होने दे रहे हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी को नहीं उभर के देने आ रहे, यू आर नॉट अलाउइंग इट टू हैपन। तो ये सोचने की जरूरत है हमें कि कौन कर रहा है? इज इट आर सम फोर्सेस एक्चुअली डूइंग दिस? इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन आवर कंट्री, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। हु इज लूजिंग? कंट्री, सिटीजंस। इसका सॉल्यूशन क्या है? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, दे आर ऑल people who are in very high positions. Nation first हम यदि अडॉप्ट करके चलें इस लाइन को, तो हम जहाँ जहाँ हैं वो नेशन फर्स्ट का ही हमें नारा रखना चाहिए। थोड़ा विक्टिम्स को याद करें। दिनेश खटीक, ये सारे विक्टिम्स हैं। मोनू, जो आप राइट हैंड साइड, these are all victims. दिनेश खटीक फैमिली, जो राइट हैंड साइड ऊपर वाला है वो स्कूल बुक्स डली हुई है, सूत्रधार की भूमिका निभा रहा है। अभी जैसा हमने प्रेजेंटेशन में देखा, और आप याद करें कि 26 फरवरी 2020 को होने वाली सीबीएसई की 10th व 12th की जो बोर्ड परीक्षाएं थी वो पोस्टपोन कर दी गई थी, क्योंकि सीएए के विरोध के नाम पर शुरू हुआ धरना 23-24 फरवरी की रात से दंगे में बदल गया था और उत्तर पूर्वी दिल्ली पूरा झुलस गया था। जिया की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जिसके 5 सदस्य थे, एडवोकेट मोनिका अरोड़ा, डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा, डॉक्टर सोनाली चितालकर, डॉक्टर श्रुति मिश्रा और मिस दिव्यांशा शर्मा। Fact finding report from ground zero was then handed over to MOS home Shri G Kishan Reddy जी। उसी रिपोर्ट की श्रृंखला की कड़ी के रूप में आगे एक पुस्तक आई, डेली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, जो बाहर एक उपलब्ध भी है।
पुस्तक की लेखिकाएं रही मोनिका अरोड़ा जी, प्रेरणा मल्होत्रा जी और सोनाली चितालकर जी। इस पुस्तक के विमोचन के समय भी जो कहानी हुई वो हम सबको याद होगी, और फिर गरुड़ा प्रकाशन से इस पुस्तक का प्रकाशन व विमोचन हुआ। आज का विषय 2022 में भी उतना ही समसामयिक है, क्योंकि ऐसा प्रयोग करने का प्रयास देश के अनेक हिस्सों में किया गया, जिस तरह से अभी सोनाली जी ने अपने प्रेजेंटेशन में उसे दिखाया। हमारे बीच एकाकी नाम तपोदाभ्याम पठनम गायनम त्रिवी चतुर्भी गमनम पंचम कृषि बहुमुखी रणा। ये श्लोक श्रीमान के त्यागी जी जो अधिवक्ता है, कपिल कुमार त्यागी पूरा नाम, पर हम के नाम से लीगल फ्रेटर्निटी में जाने जाते हैं। जब दंगों की बात हुई, डॉक्टर सोनाली ने इतनी डिटेल में बताया कि किस तरह से दंगे हुए थे। उन दंगों को कोर्ट्स में डिफेंड करने के लिए बहुत बड़ी टीम लॉयर्स की चाहिए थी। तो उसमें बढ़ चढ़कर जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं वो एडवोकेट के त्यागी जी हैं। कोई आसान काम नहीं है। एफआईआर हो जाने के बाद पंचनामा कराना, उसके बाद एविडेंस कराना, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन कराना, और विटनेस का जब बैक में बाहर जाना, उनके घर में जाके उनको समझाना, नहीं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इस तरह की 50-55 एडवोकेट्स की टीम त्यागी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करती है। के त्यागी जी का शॉर्ट परिचय मैं देना चाहूंगा, बहुत लंबा परिचय हो सकता है। मेरे साथी हैं, कड़कड़ डूंगा में प्रैक्टिस करते हैं और बार के एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं, जाना माना नाम है, और आप डेली बीजेपी लीगल सेल के कन्वेनर भी हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में चरितार्थ करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और के त्यागी जी को आमंत्रण दूंगा कि वो आकर अपनी बात कहें। एकाकी नाम तपो, चाणक्य कहता है कि एक व्यक्ति तप कर सकता है। द्वाभ्याम पठनम, पढ़ने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए। गायनम त्रिवी, गाने के लिए, म्यूजिक के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है, और घूमने फिरने के लिए, वन विहार के लिए 4 लोग चाहिए, पिकनिक के लिए, और खेती के लिए 5 लोगों की आवश्यकता है। परंतु जब देश पर इतना बड़ा कुठाराघात हो, जब देश के अंदर इसके दुश्मन पनप रहे हो सांप की तरह, तब बहुमुखी रणा, उस रण के लिए जितने हाथ चाहिए उतने कम है। इंटेलेक्चुअल्स भी चाहिए, एडवोकेट्स भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, रिक्शा वाला भी चाहिए, प्रोफेसर भी चाहिए। तो आज इस छत के नीचे हम सब एकत्र हैं और हर तरह के रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। मैं के त्यागी जी का सम्मान करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आज हमारा कुछ अपने शब्दों में जो कोर्ट्स में हुआ उनको बताएं और अपने बारे में एक बार फिर से बताएं कि कितने जुझारू रूप से वो डटे हुए कोर्ट्स में। बहन मोनिका अरोड़ा जी, बहन नुपुर शर्मा जी, निर्मल कौर जी जो एक्स-डीजीपी हैं, डायस पर उपस्थित है, मैं आप सबका प्रणाम करता हूँ। जो आप सब यहाँ आज इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जो अभी ये बात हो रही थी इन दंगों की, सबसे पहले मैं थोड़ा स्टेटस आपको बता दूँ, फिर उसके बाद ये जो 23 फरवरी 2020 को जो घटनाक्रम शुरू हुआ, इसके संबंध में इन दंगों के 753 केस रजिस्टर टोटल हुए, जिनमें 356 केसेस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, और इन 356 चार्जशीट को कंटेस्ट करने के लिए 53 एडवोकेट्स की टीम वहां काम कर रही है, जो बिना किसी शुल्क के, बिना किसी कागज के पैसे के, बिना टाइमिंग के पैसे के समाज की मदद के लिए काम कर रही है। टोटल इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच ने किया है, वो मर्डर के केसेस है और कुछ उनसे रिलेटेड केसेस है, 136 लोग जो हिंदू को हुई है और एक केस में मुस्लिम्स को हुई है। अभी बाकी केसेस अगर हम इनका स्टेटस की बात करें तो 94 केसेस में चार्ज फ्रेम हो चुका है, 47 केसेस
ऐसे हैं जिनमें एविडेंस स्टार्ट हो चुका है चार्ज फ्रेम होने के बाद। 12 केसेस डिस्चार्ज हुए हैं जो कोर्ट ने माना कि इनमें पर्याप्त सबूत नहीं है, उनको बिना ही चार्ज फ्रेम किए, बिना ही गवाही के डिस्चार्ज कर दिया। अभी 54 केसेस ऐसे हैं जिनमें भी मिसलेनियस अपीयरेंस के लिए चल रहा है, जिनमें कभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पुलिस लाती है या दूसरे। 30 केसेस ऐसे हैं जो जिनमें चार्ज पर आर्ग्यूमेंट्स हो चुका है लेकिन अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, चार्ज फ्रेम होने की स्टेज में। अभी हम इन केसेस की अगर बात करें जो घटनाक्रम हुआ, 9 दिसंबर 2019 को भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को पास किया था और 11 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था। 11 दिसंबर को राज्यसभा का होने के बाद 12 दिसंबर 2019 को माननीय राष्ट्रपति महोदय ने उसको अपनी सहमति दी थी और जैसे ही ये हुआ 13 दिसंबर को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बाहर 2000 लोगों से ज्यादा इकट्ठा हुए, जिनमें कुछ छात्र, कुछ स्थानीय लोग, कुछ पूर्व छात्र, और उन्होंने बिना पुलिस से परमिशन लिए, बिना कोई अप्लाई किए सीधा संसद की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने उनको रोका तो दंगा शुरू कर दिया और उस दंगे में 20 पुलिस वाले और 25 पब्लिक के लोग जख्मी हुए। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई, रेलिंग तोड़ दिए गए और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया। इसके बाद 15 दिसंबर 2019 को फिर जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र, पूर्व छात्र और कुछ राजनीतिक पार्टियां उसमें कूद पड़ी। इन सब ने गठबंधन बनाया और न्यू फ्रेंच कॉलोनी रोड पर सीए एनआरसी के विरोध करते हुए फिर संसद को राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करना शुरू किया। निकल के सीवी रोड भारत नगर इकट्ठा हुए और वहां फिर उन्होंने आगजनी की जिसमें 10 पब्लिक के लोग और 5 पुलिस वाले जख्मी हुए। 15 दिसंबर 2019 को एक जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई इसी पर्पज के लिए, जिसमें जामिया के छात्र, कुछ पूर्व छात्र, कुछ अध्यापक और कुछ स्थानीय लोग शामिल हुए। इन्होंने मिलकर जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के गेट नंबर 7 पर सड़क को ब्लॉक कर दिया और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर कई नेता उसमें आने लगे, फिल्म एक्टर आने लगे, उनके भाषण शुरू हो गए। उसने लोगों को भड़काया, उकसाया और भाषण दिया उसने कि हमको ताकत दिखानी पड़ेगी। वहीं एक और जो लेखक थे हर्षमंदन, उन्होंने भाषण दिया कि सुप्रीम कोर्ट पर भी हमको कोई भरोसा नहीं है, हमको अपनी ताकत से ही सरकार को हिलाना पड़ेगा। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी हम नहीं लेंगे। जो शाहीन बाग इतना मशहूर हुआ उसकी घटना 15 दिसंबर की है और शाहीन बाग के बाद फिर पूरी दिल्ली में मुस्तफाबाद, जाफराबाद, सीलमपुर, वेलकम, जगह जगह लाउड स्पीकर लगा दिए गए। इसी सीरीज में चल रहे थे, चलते चलते हमको लगा कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, तो 22 फरवरी 2020 को 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में 23 फरवरी को कुछ स्थानीय लोगों ने रास्ता खोलने की मांग की कि रास्ता खोलो, लोगों को परेशानी हो रही है। तो जो आसपास में जाफराबाद, करदमपुरी एरिया है, मुस्लिम्स ने पत्थरबाजी शुरू कर दी पुलिस के ऊपर, जो लोग रास्ता खोलने की मांग कर रहे थे उनके ऊपर, और उसके बाद मुश्किल से पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ के विरोध तरफ किया। धीरे धीरे सड़कों को बंद करने का सिलसिला फिर चलता रहा, पत्थरबाजी जगह जगह होने लगी और यही करते करते श्री राम कॉलोनी, खजूरी घाट, बिरपुरी, टी पॉइंट, दयालपुर, बाबरपुर, गोकलपुरी, चांदबाग, करदमपुरी सब में ये फैल गया और जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर 2000 से 3000 की संख्या इकट्ठा हुई। इसी सीरीज में
24 फरवरी 2020 को 2 बजे मुस्लिम्स की भीड़ ने भजनपुरा पेट्रोल पंप को आग लगाया। अभी आप लोग देख रहे थे, डिस्प्ले हो रहा था। अगर उस पेट्रोल पंप में पुलिस को और जो फायर ब्रिगेड कंट्रोल नहीं करती तो भजनपुरा और यमुना बिहार का पता नहीं चलता कहाँ चला गया। जो आप अभी फोटो देख रहे थे ना, दुकान बिल्कुल रात हो गई, पूरा का पूरा एरिया रात हो गया था, इतना वहां पर फ्यूज था। इस सारे एपिसोड में जानबूझकर हिंदुओं की प्रॉपर्टी, घर, गाड़ियां, उनको निशाना बनाया। अंकित शर्मा जो आईबी के ऑफिसर थे, वो उनको स्थानीय होने के नाते कि हम सबको जानते हैं, समझा लेंगे, समझाने के लिए आए। कैसे पब्लिक के लोग जख्मी हुए, जिसमें 97 लोगों को गोलियां लगी, 53 लोगों की जान चली गई। इन केसेस की अगर हम चार्जशीट जब हमने पढ़ी तो पुलिस ने पूरी क्रोनोलॉजी उसमें दी। जो मैं बता रहा हूं ये मेरा नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर किसी पत्रकार भाई को किसी को जानना है तो मेरे पास चार्जशीट भी है, उसमें डेट वाइज सारा कुछ है। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन, उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिजा, सलीम मलिक, इमरान, सादाब, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, ये सभी वामपंथी विचारधारा के लोग। इन्होंने प्लान किया इसके लिए और ये साजिश की। साजिश की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इन्वेस्टिगेशन में भी आया और कोर्ट की फाइंडिंग में भी आया। अगर इसकी हम जब इन्वेस्टिगेशन को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये उससे बहुत पहले से प्लानिंग थी। जो क्योंकि उसके पहले के जो घटनाक्रम थे, वो धारा 370 का कानून हो या मंदिर वाला मामला हो, वो तभी से मामला इन लोगों के दिमाग में चल रहा था और इन्होंने ये टारगेट किया कि भाई ये सही टाइम है। उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट दिल्ली में थे, इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर था, तो उन्होंने इसको इंटरनेशनली भारत को डिफेम करने के लिए ये टाइम चुना। इन लोगों, इन सबके व्हाट्सएप चैट है जिसके बेसिस पर ये प्रूव होता है कि ये साजिश पहले से थी। इनमें कई लोगों ने प्ली ली कि मैं तो मौके पर गया ही नहीं था, मैं दंगे वाले दिन बात था ही नहीं। लेकिन दंगे शुरू होने से पहले और दंगे जिस वक्त हो रहे थे उस वक्त के भी इनके व्हाट्सएप चैट हैं आपस में। उमर खालिद ने गुलफिजा को चैट व्हाट्सएप किया है कि भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, हमें सरकार को घुटनों पर लाना पड़ेगा, ये संयोग की सरकार ऐसे नहीं मानेगी। ये व्हाट्सएप चैट है। इन्हीं लोगों ने साजिश के तहत एक दिल्ली प्रोटेस्ट ग्रुप बनाया कि जो पुलिस जांच में ये भी आया कि इन लोगों ने ये साजिश के तहत हिंसा फैलाई है कि भी हम अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और जो इसमें चार्ज फ्रेम हुए हैं, चार्ज पे आर्गुमेंट के टाइम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आर्ग्यू किया था कि इसकी साजिश बिल्कुल जो अमेरिका के 9/11 की घटना थी, बिल्कुल उसकी तर्ज पर साजिश रची गई, क्योंकि उसमें भी साजिश रचने वाले दूसरे देश मलेशिया में बैठे हुए थे और इसमें साजिश रचने वाले ये कोई दिल्ली में था, कोई दिल्ली से बाहर था, लेकिन सबका आपस में कम्युनिकेशन चल रहा था। B 505 और यूएपीए के सेक्शन 13 में चार्ज फ्रेम कर दिया है। इसलिए अब ये नहीं कह सकते कि पुलिस ने गलत किया है, ये झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट ने डिटेल में सुना है, कई दिन तक आर्ग्यूमेंट्स में इनके सीनियर एडवोकेट ने खूब आर्ग्यू किया है, लेकिन मटेरियल रिकॉर्ड में है और उस मटेरियल को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किए हैं। एक मोहम्मद इब्राहिम हाईकोर्ट गए थे बेल के लिए, जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच में उसकी हियरिंग हुई थी। मैं उसका रेलिवेंट पार्ट रीड करूंगा। द लॉयर्स विच टुक
placed in National Capital Territory, Delhi, in February 2020, evidently did not take place in a spur of the moment, and the conduct of the protesters who are present in the video footage which has been placed on record by the prosecution visibly portray that it was a calculated attempt to dislocate the functioning of the government as well as to disturb the normal life of the people in the city. The systematic disconnection and destruction of the CCTV cameras also confirm the existence of a pre-planned and premeditated conspiracy to disturb law and order in the city. This is also evident from the fact that innumerable rioters ruthlessly descended with sticks, danda, bats, etc. upon a hopelessly outnumbered cohort of the police officials. ये रिमार्क्स दिल्ली हाई कोर्ट का जिसको होल्ड करते हैं, उन्होंने जब ये चार्ज फ्रेम किया है उसमें भी उन्होंने डिटेल ऑर्डर पास किया है। 10-15 पेज का ऑर्डर है, एक एक चीज को उन्होंने डिस्कस किया है। अगर आप इस सब को देखें, जो इसकी क्रोनोलॉजी है, जामा मस्जिद से चलेंगे दरियागंज से चलेंगे, रिंग रोड क्रॉस करते ही शास्त्री पार्क, सीलमपुर, जाफराबाद, बीच में यमुना विहार और भजनपुरा आता है। उसके बाद फिर मुस्ताबाद, चांदबाग और लोनी तक कॉरिडोर जाता है। भजनपुरा पेट्रोल पंप को जलाने के पीछे साजिश थी कि ये जो बीच में हिंदू आबादी है, इस पेट्रोल पंप आग लगा दो, कुछ मर जाएंगे और कुछ पलायन कर जाएंगे डर के मारे। इसके पीछे ये सोच थी कि लोग यहाँ से पलायन करेंगे और ये पूरा कॉरिडोर सेंट्रल दिल्ली से लेके और यूपी बॉर्डर तक जाएंगे। साजिश की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक एफआईआर ईडी ने रजिस्टर की है ताहिर के अगेंस्ट, और उस इन्वेस्टिगेशन में 1.59 करोड़ रुपया फेक कंपनी बनाकर और उसमें फेक बिल बनाकर अमाउंट उन्होंने इकट्ठा किया है और उस पैसे को दंगा कराने के लिए यूटिलाइज किया। इसी केस में एक और एक्यूज थे अमित गुप्ता, जो ताहिर हुसैन के कंपनी में साथ काम करते थे, वो अरेस्ट हुए। वो इसमें सरकारी गवाह बने, उन्होंने 164 का स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये सारे एलिगेशंस को कंफर्म किया है, क्योंकि वो उसके साथ पहले से काम कर रहे थे और उन्होंने वो सारा सिस्टम देखा है कि वो किस तरह से पहले से प्लानिंग कर रहे थे। दंगे से पहले रिवॉल्वर को कोर्ट से रिलीज कराना, 100 कार्टेज खरीदना, पैसे इकट्ठा करना और उस पैसे से महिलाओं को, बच्चों को इकट्ठा करना और दिल्ली को ब्लॉक करना और दंगे करना। ये सारी क्रोनोलॉजी ये साबित करती है कि इसके पीछे ये केवल एनआरसी और सीए का मैटर नहीं था, ये गहरी साजिश थी और साजिश थी वो हिंदुओं को, देश को डिस्टर्ब करने की, अशांति बनाने की। She effectively controlled crime and Naxalites. She was called Hunter Gaji by Bhagalpur people, where she was posted after Bhagalpur blind rains. At DPRD, she worked for women empowerment and police modernization. She is having long association with Rashtriya Sikh Sangat Seva Bharati in Ekal Vidyalaya of Jharkhand. In January-February 2019, she helped organize the Sikh Nirmal Akhada participation for the first time at Prayagraj. She did an immaculate work. On this work, NHRC gave report and SIT was formed by High Court. After this, all cases of post-poll violence were registered. She retired from IPS as DG Police and now she is in Delhi. I with highest gratitude and utmost sincerity would humbly request to Nirmal Kaur, please enlighten us with her insight. Nirmal Kaur. Thank you. विशद परिचय दिया और बहुत ऊंचे शब्दों में दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी। माननीय मंच पे बैठे मेरे सभी
वक्तागण हमारे कपिल त्यागी जी, माननीय मैडम मोनिका अरोड़ा जी, नूपुर जी, नमिता जी और तमाम सम्मानित नागरिक, तमाम बहनें जो यहाँ उपस्थित है, सभी को मेरा नमन, सभी को मेरा वंदन। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ फायर वाले लोग ड्रिल करते थे, एक SOP बनता है। इसी तरह कोई भी इस तरह की घटनाएं, जैसे कोई डिजास्टर होता है, एक तूफान आता है, क्या क्या करना है, जो NDMA वाले, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाले, उनके लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, इसका एक मैनुअल भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से राइट्स का एक SOP, एक मैनुअल, एक काम करने का तरीका उन्होंने ले आउट किया, जिसको कि आप बार बार पैटर्न देख रहे हैं। आपने दिल्ली राइट एक प्रयोग था कि हमारा मॉडल ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, और बहुत अच्छे से काम किया। उसके बाद उस चीज़ को बेंगलोर में इस्तेमाल किया गया, उसको और जगह भी इस्तेमाल किया गया। ये सोनाली जी ने हमें एनलाइटन किया शुरू में। और देखिए कि मॉडल को डेवलपमेंट करने के प्रयोग में किस तरह दिल्ली को जलाए रखा, किस तरह नागरिकों को असुविधा दी, महीनों को शाहीन बाग पे धरना दिए, इतनी बड़ी चौड़ी रोड को लोग करते रहे। और अगर ये कोविड महाराज नहीं आते तो शायद अभी तक वो लोग बैठे होते, क्योंकि इसमें भारतवर्ष में किसी की औकात नहीं है, सॉरी टू से, कि अगर लोग चले आए, चाहे गलत है ठीक है, उसकी हम लोग नहीं करते। हम लोग पता नहीं कौन सा प्रदर्शन का अधिकार देना चाहते हैं कि उसके लिए चाहे लाखों नागरिक हमारे असुविधा झेलते रहें, मेट्रो स्टेशन बंद हो जाए, रास्ते बंद हो जाए, ट्रकों को लंबी मतलब जैम लग जाए, दूर से घूम के आना पड़े, लाखों करोड़ों का हमारा पेट्रोल इतना महंगा और फ्यूल बर्बाद हो, सब्जियां सड़ जाए रास्ते में, कुछ भी हो जाए, कितनी भी नागरिक असुविधा हो, प्रदर्शन का अधिकार कुछ ऐसा सैक्रोसेंट बन गया है कि प्रदर्शन ठीक है या गलत है वो तो अपने आप में एक चीज है, वो बात की चीज है। बात है कि प्रदर्शन कुछ ऐसा हो जिससे एक आम नागरिक को असुविधा ना हो। और यहाँ बिल्कुल उल्टा है कि प्रदर्शन ऐसा कीजिए कि नागरिकों को मैक्सिमम असुविधा हो। ये कौन बात हुई भाई? आप भी नागरिक है देश के, हम भी नागरिक है। और जो मॉडल हमें सोनाली जी ने बताया, हमने देखा कि हमारे जो दुश्मन हैं, जैसे पाकिस्तान हुए, चाइना हुए, चीन, हमारे जो बॉर्डर पे बैठे हैं, हमारे इमीडिएट दुश्मन तो बहुत है हमारे, वो लोग जान गए हैं। उन्होंने 1965 में भी देखा, 71 में भी देखा कि भारतवर्ष को नहीं हरा सकते। इसके बाद कारगिल में भी देख लिया, इतना आसान नहीं है। हमारी सेना मुस्तैद है, हमारी डिफेंस फोर्सेस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे लोग देश भक्ति, पूरे देशभक्त है, हमारी सेना भी और नागरिक भी। और हमारे देश को हराना छोटी छोटी बैटल्स में भी इतना आसान नहीं है। तो क्या एक तरीका तैयार किया गया है कि जहाँ जहाँ फॉल्ट लाइन्स है, फॉल्ट लाइन्स की बात की थी सोनाली जी ने, कि फॉल्ट लाइन्स को और डीपन करो और गहरा करो। कुछ ना कुछ फॉल्ट लाइन तो हर समाज में रहती है, घर में 4 सदस्य रहेंगे, उनमें डिफरेंसेस रहेंगे। हर जगह जहाँ भी लोग इकट्ठे होंगे थोड़ा बहुत तो विभेद चलता है, और विभेद बहुत अच्छा भी है। कभी भी पूरी सहमति नहीं होनी चाहिए। जहाँ पूरी सहमति होती है, जिस भी ग्रुप में, जिस भी जगह आप देखिए वहाँ कुछ पाया जा रहा है, अगर वो राष्ट्रीय लेवल पे होती है तो नॉर्थ कोरिया बन जाता है। असहमति अच्छी चीज़ है, और असहमति को पर व्यक्त करना प्रजातांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक वे में, और इस तरीके से असहमति का प्रदर्शन करना या अपने अधिकारों का प्रदर्शन करना, कि या अपने जो राइट टू आपका है, राइट टू प्रोटेस्ट को उपयोग करना, कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हम एक अच्छे नागरिक बनते हुए उस हक को अदा कर सकें। अब ऐसे जगह हर शहर में हड़ताली चौक होता है, जैसे पटना में एक हड़ताली चौक, उधर से लोग जाते नहीं। आज तो भैया रोज कोई ना कोई धरना है, अपने यहाँ जंतर मंतर है, मतलब अधिकतर यहाँ दिल्ली में हमने देखा वो सड़क पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली आए दिन बंद रहती है, जिसको बंद किया चले जंतर मंतर। भाई कोई तरीका होना चाहिए तो। और इसमें सबसे बड़ी साजिश क्या रहती है कि ये छोटे छोटे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, लिखते रहते हैं, जोसेफ नाइक, उन्होंने लिखा है कि जो भविष्य है, यानी जो वर्तमान जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स है। पहले क्या होता था कि सरकारें आपस में लड़ा करती थी, सरकार की लड़ाई थी, कोल्ड वॉर थी, यूएसए और यूएसएसआर। सरकारों मतलब जो स्टेट एक्टर्स थे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे इन लड़ाइयों में, जो कि हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट्स जो तमाम राष्ट्र में या ग्लोबल लेवल पे जो चलती थी। अभी क्या हुआ है कि नॉन स्टेट एक्टर्स है, जिसमें कि ये अपने जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हुई, कुछ बैंड आउटफिट्स हुए, नक्सल्स हुए, ये लोग सब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स समाज को डिस्टेबलाइज करते हैं, समाज को एक मतलब उसका जो स्टेबिलिटी है उसको खत्म करते हैं। वो यूनिटी और इंटेग्रिटी को तो तत्काल उतना बड़ा खतरा नहीं है, पर जैसे पॉलिटिकल साइंस में एक हमारा कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी, है ना, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी सब करीब करीब मिले जुले से शब्द हैं।
और सॉवरेंटी को धीरे 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 जैसे घुन लगता है ना, जंग लगता है, आपको पता भी नहीं लगता, और किसी दिन पूरा जहाज खाया जाता है, वो घुन की तरह खाते रहते हैं देश की सॉवरेंटी। इसलिए कभी भी किसी चीज को छोटा मत समझिए, ये तो छोटा सा प्रोटेस्ट है। अब सीएए में जैसे कि हमें बताया सोनाली जी ने, किसी भारतीय मुस्लिम को कोई नुकसान नहीं था उससे, जो भारतीय है वो भारतीय है। बात तो बाहर से आने वालों की हो रही थी, और बात बाहर से आने वालों की हो रही थी, और उसमें भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। 15 साल में तो वैसे भी सबको नागरिकता मिलती, जो रूल्स थे उसमें हार्डली 2-3 साल का फर्क था। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये कहने में क्यों शर्मसार है, देश का बंटवारा हुआ, बहुत यंग लोग बैठे हैं, पर मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं, या अगर मुझसे बड़ा तो शायद कोई ऑडियंस में, हम लोग जानते हैं कि देश का जब बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर हुआ। वो मुस्लिम बाहुल्य वहां बना और हिंदू बाहुल्य, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, छिपाने की बात नहीं, ऐतिहासिक सत्य है। देश का बंटवारा हुआ धर्म के नाम पे। पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि वो बनेगा मुस्लिम देश, और हमने फैसला किया कि हम तो बनेंगे धर्मनिरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्ष भी ऐसे नहीं जैसे फ्रांस है या बाकी लोग हैं। जो सेक्युलरिज्म का वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो सिंपली ये है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म आपका एक व्यक्तिगत विषय है, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। धर्म मतलब कि एक आपका आपके और आपके खुदा के बीच में, आपके भगवान के बीच में जो रिश्ता है वो आपका अपना है, पर आपके किसी भी सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ में, बाहर में कहीं भी उसका कोई रोल नहीं रहेगा। और अब उसके बाद क्या हुआ कि नेहरू जी ने कुछ एक ऐसा सेक्युलरिज्म रचा जिसे कहते हैं, अगेन पढ़ाई की चीजें, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर लोग बैठे, नेहरूवियन सोशलिज्म, नेहरूवियन सेक्युलरिज्म। क्या बोला भाई नेहरूवियन सेक्युलरिज्म? किसी को समझ में नहीं आता। 3-4 पीढ़ियां लगी बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की हमारे देश में, उसको डिफाइन करने में, इन्वेंट करने में, कुछ ऐसा रूप देने में जो कि पता ही नहीं क्या चीज है। आज तक किसी को समझ में नहीं आया नेहरूवियन सेक्युलरिज्म है क्या, धर्मनिरपेक्षता क्या है। उसको लेने के लिए अब मैं नाम नहीं लूंगी, यहाँ पर हम लोग पब्लिक सभा में बैठे हैं, पर बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं। मैंने अभी कहा ना कि मैं नक्सल एरिया में मैंने बहुत काम किया, मेरी प्रशंसा में उन्होंने कहा कि नक्सल लोग मुझसे काफ़ी परेशान तबाह होते थे, और मुझे तब करके रखा उन्होंने जीवन भर में, पूरे करियर में, क्योंकि उनको लगता था कि उन पर कोई हावी ना हो, तो अपने आप को ज़्यादा खतरनाक है अर्बन नक्सल। वो अर्बन नक्सल कौन है? जिन्होंने कि नेहरूवियन सेक्युलरिज्म की परिभाषाएं हमारे लिए गढ़ी, या उसके वर्णन किए, या उसके नाम पे इतना तुष्टिकरण किया कि हमें समझ ही नहीं आया उनका। भाई दिक्कत क्या है? अभी व्हाट्सएप पे कभी कभी कोई भेजता रहता है हमें, कभी एक आध बार आ जाता है, और कभी वक्त हो तो हम खोल के भी देखते हैं। कोई पाकिस्तानी मीडिया में, उनके किसी टीवी चैनल में कोई इंटरव्यू चल रहा है किसी अच्छे आलिम फाजिल काबिल लोगों का, जो वहाँ के बुद्धिजीवी हैं, और वो क्या कह रहे हैं, वो हमारे इसको डिस्कस कर रहे हैं हिजाब कॉन्ट्रोवर्सी, और जो कि उसी समय बंटवारा होकर दूसरा देश बना था, उसको आप कह रहे हैं कि ये तुम्हारा जी धर्मनिरपेक्षता कैसे, हमारी जैसी भी ये हमारा इंटरनल मामला है, हम देख लेंगे, हम और हमारे नागरिक, हम लोग एक देश है, हम लोग देख लेंगे, हमारे देश की किसी बात पे किसी को बात करने का हक नहीं है। पर क्या होता है, अब क्या हुआ कि क्योंकि हमने कहा ना कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया और इस तरह की किताबें नेहरू जी ने लिखी थी, जो कि बहुत ही एरी फेरी किस्म की बुक्स हैं, अच्छी भी हैं, पर वो बड़े थ्योरेटिकल आइडियाज हैं। सत्ता नहीं चलती इनसे, देश नहीं चलता एरी फेरी चीजों से, साहित्य चल सकता है। साहित्य और सत्ता, साहित्य वर्णन है जो आप बाद में करते हैं। आज अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की, वैशाली की नगर बंधु के बारे में पढ़ते हैं, या कोई और पुस्तक आचार्य चतुर्सेन पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ते हैं, वो एक वर्णन है जो कि उसने अपनी एक लिबर्टी लेते हुए, एक साहित्यिक जो एक स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए उसने एक वर्णन किया है कि वैशाली में तब ऐसा होता था, या कोई और कहता है चंद्रगुप्त जी के काल में ये होता था। वो वास्तविकता नहीं, पर जब हम सत्ता वास्तव में जीते हैं, जब राष्ट्र चलता है, जो कि चलाना पड़ता है हमारी व्यवस्था में, जो हमारे नेता लोग हैं, तो आपको समझना चाहिए कि जो धरातल पे जो रियलिटीज है उनको आपको जरूर देखना। ये कौन सा सेक्युलरिज्म कि एक वर्ग के लिए आपने बहुत सारी रियायतें दे दी, और मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया कि मतलब सॉरी, एक बार एक बहुत ही पढ़े लिखे काबिल बुद्धिजीवी से एक बार मेरी बहुत बहस हुई थी किसी बंगाल वाले से बात टीवी डिबेट में। उन्होंने कहा आप कैसी IPS ऑफिसर हैं, आप कैसी पढ़ी लिखी हैं। मैंने कह दिया कि भैया जो 20% से ज़्यादा पॉपुलेशन है, और कई कई जगह 40 और उससे भी ज़्यादा 60 है, वो कहाँ की माइनॉरिटी? इस देश में 3%, 5%, 7% लोग आपका भाग्य डिसाइड करते हैं अगर आप MLA और MP का इलेक्शन लड़ते हैं। अगर कहीं पे 20% आम लोग वोट कर रहा है
इलेक्शन का रिजल्ट वहीं से डिटरमिन होना है। और इलेक्शन के रिजल्ट से आपकी जो पार्लियामेंट बैठेगी या असेंबली बैठेगी उसमें कौन कौन बैठेगा ये तय होगा, वो कौन से मुद्दे लेंगे ये तय होगा। तो हम लोगों ने क्या किया है कि माइनॉरिटी मतलब को कुछ एक अजीब सा बना दिया, और इसमें होड़ लगी है सब ऑपोजिशन पार्टीज में। एक कहता है जी मैं तो ये दूंगा, दूसरा कहता है जी मैं तो ये दूंगा, दूसरा कहता है मैं आपके जो क्लरिक्स हैं, जो आपके धर्म ग्रंथी हैं गुरुद्वारों के, या जो आपके और लोग जो आपके धार्मिक स्थान देखते हैं उनको हम इतना वजीफा देंगे, इतनी तनख्वाह देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भैया दे दो सब मंदिरों को, पुजारियों को। मंदिर या गुरुद्वारा या मस्जिद या चर्च उनके अपने दान से या उनकी अपनी इंटरनल व्यवस्था से चलना चाहिए, वो उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। हमारा स्टेट का काम ही है धर्म निरपेक्ष स्टेट का फाइनेंस करना, कि किस तरह से वो धन आता है या जाता है उसका हमसे कोई मतलब नहीं है। आप देखिए ये क्रिश्चियन मिशनरीज को, मैं तो जिस एरिया से आती हूँ वहाँ बहुत क्रिश्चियन मिशनरीज है। 1814 में दोरपा में चर्च बना और वो कौन है एक बेल्जियम के एक है सेंट फ्रांसिस के बाद जो लेविंसन कुछ हैं, उनकी बॉडी बार बार यहाँ आती है, उनका शरीर कहीं प्रिजर्व है बाहर में, उसको यहाँ लाया जाता है और तमाम जो उसमें पूरे झारखंड और उस एरिया में जो कि क्रिश्चियन बाहुल्य है उसमें चलाया जाता है। और वो इतने लोगों को उन्होंने कर लिया है अपने में कन्वर्ट कि अब वो उनकी पॉपुलेशन बहुत बाहुल्य हो गया है। और क्योंकि वो रिजर्वेशन रहा, शेड्यूल ट्राइब्स का कंटिन्यू रहा उनके, जबकि देखिए जाति पाति तो सिर्फ हिंदू धर्म है और तो कोई धर्म मानता ही नहीं जाति पाति। जब हम जाति पाति नहीं मानते तो रिजर्वेशन का बेनिफिट कैसा? परंतु उनको आज भी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हो गए। जब एक बार हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और बहुत कुछ वहाँ पे ऐसा चल रहा है जो कि बहुत गलत चल रहा है और नाक के नीचे चल रहा है, और सरकारों को पता रहता है, सरकारें पर कुछ करती नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है। जब मैंने सर्विस ज्वाइन की शुरू में तो हम लोग किशनगंज जाते थे, फारबिसगंज है, अररिया है, ये एक बंगाल बॉर्डर पे बिहार के जिले, बिहार की जगह, तब ये पूर्णिया जिला होता था, अब तो बहुत सारे जिले बन गए हैं। और पूर्णिया जिला में बस थोड़े से मुसलमान हो गए थे, पर क्या हुआ कि लाला के इन्होंने बांग्लादेशी वगैरह को इसलिए इतना बसाया, इतना बसाया, इतना बसाया, और नागरिकता भी दी, फटाफट उनके वोटर कार्ड बने। क्यों? ताकि उनके वोट मिले। खाली वोट के लिए आपने पूरा पॉपुलेशन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। और जब आपने पॉपुलेशन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, आप देखें एकदम, मतलब ये मेरी आंखों देखी बात है कि फारबिसगंज अररिया में किस तरह से लोग एकदम बदल गए, जीने खाने का तरीका बदल गया, नेबरहुड्स बदल गई, एकदम सारे मोहल्ले कुछ अलग से दिखने लगे और पता नहीं क्या क्या होने लगा वहाँ, जो कि पहले कभी नहीं था। तो अगर आप किसी खास मकसद से लाके अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं, तो देखिए जो एनर्जी आप यूनिवर्स में छोड़ते हैं कभी ना कभी आपके पास वापस आएगी। अगर आपने ये छोड़ा, चाहे आप उस समय राजनेता थे या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, कभी ना कभी तो वो देश में आग लगाएगी, और लगी पड़ी है देश में आग। और हम लोग धड़ल्ले से लोगों को इम्पोर्ट कर रहे हैं, बात बात पे राजनीतिक हमारे जो डिसीजन होते हैं या जो राजनीतिक चीजें हैं। देखिए देश की संप्रभुता के लिए आप किसी भी पार्टी के, किसी भी धर्म के, किसी भी कास्ट के, किसी के भी कुछ हैं, अगर आप भारतीय हैं तो इंडियन सॉवरेनिटी के लिए, नेशन की यूनिटी के लिए, नेशन की इंटेग्रिटी फर्स्ट, उसके आगे कोई भी कंसिडरेशन नहीं। मैं इलेक्शन हारूं या जीतूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जान रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत ज़्यादा मैं पैसा कमा पाऊंगी ना कमा पाऊंगी, जो भी मेरी एम्बिशन है। मैं तो कहती हूँ, लोगों ने तो कहा है कि हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। जब ये सोमनाथ मंदिर पे जब हमला हुआ तो क्या हुआ कि बीच में तो पहले तो बहुत साधुओं ने कभी भी उसको प्रतिकार नहीं किया, उन्होंने कहा हम खाली पूजा करेंगे, भगवान हमारी रक्षा करेगा। पर बाद में ये साधु हिस्ट्री में आता है, हम लोगों की हिस्ट्री में मैंने भी पढ़ा है कि बाद में 40,000 साधुओं ने अपना बलिदान दिया लड़ते हुए। जब उन्होंने हथियार उठाए तो जो अपना जो होंगे परंपरागत जो गुरु लोग अपनी व्यवस्था में, जो ब्राह्मण लोग, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को तो हथियार उठाना, साधु को तो, साधु ने तो एकदम परिवारजक हो गया, सब कुछ छोड़ दिया, तुम लोगों ने हथियार क्यों उठाए इसके खिलाफ? तो उन्होंने बोला कि हमें नहीं चाहिए मोक्ष वोक्ष, पहले हम ये तो देख लें, पहले दुनिया को देखें, मोक्ष और बात की बात है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जितने भी पुरुषार्थ हैं, सबसे ऊंचा धर्म। कहते हैं ना कि धर्म, गुरु ग्रंथ साहब, मैं तो सिख हूँ इसलिए सॉरी मेरी ज्यादा प्रशंसा गुरु ग्रंथ साहब से हूँ, तो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि राज बिना नहीं धर्म चलेगा। अगर आपके पास सत्ता नहीं है, पॉलिटिकल पावर नहीं है, आपका धर्म नहीं चलेगा। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुभव से लिखा, क्योंकि उनको जिस तरह से तंग किया गया
वक्त की हुकूमतों ने, उन्होंने ये पाया, उन्होंने कहा कि राज बिना नहीं धर्म चले, पर अगली लाइन क्या है, धर्म बिना सब गले मिले, धर्म के बिना भी कुछ नहीं। तो राज और धर्म दोनों ही जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं भक्ति और शक्ति, दोनों ही जरूरी है। अब पर हमारे यहाँ क्या है कि शक्ति को हमने मतलब एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति क्या रहना तो ठीक है, पर संसारिक शक्ति को हमने कभी सत्ता को, हमारे देश में कुछ एक अजीब सा माहौल रहा ऐतिहासिक रूप से। एक तो जो वर्ण व्यवस्था में ये हो गया, अब आप देखिए कि कोई भी चढ़ा आता था पश्चिम से, चले आए मुगल, हम हार गए, उससे पहले पठान आए, हम हार गए, अफगानी आए, हम हार गए, अब्दाली जी आए, हम हार गए। क्यों हम हार गए? क्यों भारत हारता रहा? क्योंकि हमने कहा लड़ाई जो करेगा ना सिर्फ क्षत्रिय करेगा। बात आती है कहते हैं, वो कहती है कोई भी को हमें कहानी छेड़छाड़ भूना रानी, कि मैं तो दासीपुर में जन्म लिया, मैं तो दासी की दासी रहूंगी। जब वो कहते हैं को कुछ पट्टी बढ़ाती है तो उनका ये कहना है, उनको मतलब एक तरह से कन्विंस करने के लिए कहती है मैं तो रानी बनने वाली नहीं, मैं तो राजा बनने वाली नहीं, चाहे अयोध्या का राजा राम बने या भरत, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ, जो उसको सिखा रही है। कहीं मैंने तो दासीपुर में जन्म लिया, मैं तो दासी रहूंगी। तो हमारे यहाँ ये है कि क्योंकि सत्ता में हम रोल नहीं देखते कुछ लोगों का, तो वो लोग कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है कौन राजा बने। और आज भी वही मानसिकता हमारे साथ है। आज राजा बनता है वोट से, नेता बनता है देश को चलाने वाला वोट से। आज भी वही मानसिकता हमारे साथ है। हम लोगों में से अधिकतर लोग वोट देने की जहमत नहीं उठाते, स्पेशली जो पढ़े लिखे हैं। और हम तो लगे वो सोचते हैं अरे बड़े दिन से घर की सफाई नहीं हुई, बड़े दिन से ये काम मेरा पेंडिंग है, आज वोटिंग का दिन है, आज हम इसको कर लेंगे क्योंकि छुट्टी मिली। अधिकतर मानसिकता अभी तक हमारी ऐसी है 70 साल के बाद। तो अपना जो रोल है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, वो तो एक एक करके बूंद बूंद से ही खड़ा बनता है। एक एक करके हम लोग निभाएंगे तभी ना हमारा प्रजातंत्र चलेगा। तो हमारे देखिए जमाना है प्रचार का, मार्केटिंग का, है ना, टीवी पे इतना प्रचार आता है। वॉशिंगटन में देखिए डीसी, अमेरिका सबसे सत्तावान देश, चाइना है इस समय तो मेरे ख्याल से इकोनॉमिक पावर सबसे बड़ा, पर उन्होंने भी युआन को बहुत आर्टिफिशियली पैक कर रखा है, इसलिए हमें पता नहीं उनकी आर्थिक व्यवस्था का साइज क्या है। फिर भी सालों साल अमेरिका रहा, और क्योंकि वो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थी, है ना, समर्थ क्या है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, बहुत समर्थ, सबसे समर्थ थे, तो वो देश सारे विश्व के वो पुलिसमैन भी बन गए। सारे विश्व की नीतियाँ, कहाँ पे लड़ाई करानी है, कहाँ पे हथियार देने हैं, किसको हेल्प देनी है, ये अमेरिका जी तय करते थे। और उसके बाद क्या, आप देखिए अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ लॉबीज लीगल है। कॉफी हाउसेज होते हैं, बहुत सारे कॉफी हाउसेज होती है जहाँ विद्वान लोग, आलिम फाजिल काबिल लोग बैठ के बहस करते हैं हर मुद्दे के बारे में। जितने कॉफी हाउसेज नहीं है वहाँ वॉशिंगटन में, उससे ज़्यादा लॉबीज है। और लॉबीज का काम क्या है कि अपने केसेस को या अपनी जो वो पैसे लेके भी काम करती है, मर्सिनरीज भी। आप उन्हें पैसा दीजिए कि मुझे वहाँ गन लॉबीज है। गन लॉबीज क्या, वहाँ कोई भी बच्चा गन वहाँ लीगल है, कोई भी गन खरीद लीजिए जाके हार्डवेयर स्टोर से। और बच्चे का मन किया, पापा के ड्रॉर से गन निकाली, जाके स्कूल में 20-25 बच्चों को शूट कर दिया। ऐसे कांड वहाँ अक्सर होते रहते हैं, परंतु आज तक गन्स को कोई वहाँ नहीं कर पाया। गन लॉबीज है कि गन को आप गन लाइसेंस, अपने यहाँ गन के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। वहाँ मेडिकल पॉलिसी की लॉबीज है, बहुत सारी ड्रग फार्मा, बहुत सारी लॉबीज हैं। और हमारे यहाँ इसको, इस तरह की मार्केटिंग को एक तरह से गलत समझा जाता है कि आपको मतलब स्वतः स्फूर्त होना चाहिए, ये तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ये तो गलत है। अब क्या हुआ, हम लोग बात कर रहे थे अर्बन नेक्सल्स की, जिन्होंने 3 पीढ़ियाँ अर्बन नेक्सल्स की, मैं तो कहूँगी 4, जिन्होंने नेहरूवियन सोशलिज्म को डिफाइन करने में, वर्णन करने में, जीने में लगा दिए। तो आई थिंक किसी ने हर्ष मंडल की बात की, त्यागी जी ने, शायद प्रशासनिक अधिकारी थे। और मैंने कहीं भी ये भी पढ़ा कि इस बार नोबेल पीस प्राइज है, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। पता नहीं सच्चे की झूठ है कि जो शॉर्टलिस्ट बनी है नोबेल पीस प्राइज में, उसमें हर्ष मंडल। अभी आप देख लीजिए, लड़की भी जो है उनका नाम पब्लिक में इसलिए हम ये देते हैं जिनकी वजह से ये हज़ार की बात हुई है, मुस्कान की। सब जानते हैं उनका नाम, मैंने कोई नया चर्चा आपको नाम नहीं बताया। मुस्कान की हर की जगह जगह कभी टी शर्ट्स पहन के जा रही है, जीन्स पहन के जा रही है, सरेआम वो पब्लिक में घूम रही है। और अचानक क्या हुआ, 21 दिसंबर तक सब ठीक ठाक चल रहा था 21 दिसंबर तक। वो जो PFI है, उन्होंने उनको अपना, उनका जो यूथ विंग है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, उन्होंने आके लोगों को रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया, बच्चों को ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया, इंडोक्ट्रिनेट करना शुरू कर दिया। तो ये लड़कियां बोली कि हम तो हिजाब पहन के जाएंगी। एक नई चर्चा इन्होंने कैंपस में शुरू कर दी, भैया पढ़ने लिखने जाते हो। और अच्छा, ये नहीं समझ आता कि हमारे देश की जो नेशनल कॉन्शियस कीपर है हर्ष मांडे है, या बहुत सारी विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन है, वो एंड वक्त पे गायब हो जाती है। वो अपने जो सूट करता है उसी को कुर्ता बनाती है। एक जहीर अहमद साहब MLA हैं कर्नाटका के, मैंने पेपर में पढ़ा, उनका बयान है कि अगर हिजाब नहीं पहनोगे तो रेप हो जाओ।
ये पेपर में निकला और ये उनका आधिकारिक बयान है, मैं बना नहीं रही, नॉट मेकिंग इट अप, किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं। और वैसे अगर ऐसा बयान दिया जाता तो हमारे देश की जितनी ये है ना विमेन ऑर्गेनाइजेशंस एकदम अप एंड आर्म्स, जो ये है ना सो कॉल्ड बहुत सारे एनजीओ चलाती हैं जो महिला सशक्तिकरण के, वो कहते हैं कि कैसा बयान दे दिया। और आज जो बड़े बड़े लोग हैं जो कि महिलाओं की शिक्षा की, जागरूकता की, पर्दे से बाहर आने की वकालत करती थी, जो एनजीओज, आज वो हिजाब को सपोर्ट कर रही है। जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो राष्ट्र की, अपने आप को कहते हैं। हम नहीं रहेंगे तो राष्ट्र में कोई ठीक इस तरह के देते हैं कि दे रिप्रेजेंट आवर नेशनल, हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है। और इस वक्त कहाँ गायब हो गई? और जब भी वक्त आएगा ये लोग गायब हो जाते हैं, जो इनको सूट करता है वही नैरेटिव देते हैं। और जब हमारे नैरेटिव है, देखिए आज भी बीबीसी में जो प्रचार हो रहा है, चाहे वो दिल्ली राइट्स का है चाहे किसी और का है, और कई जगह के जो प्रचार भारतवर्ष के बारे में हो रहे हैं, या तो नहीं कर पा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी नहीं और अंतर्राष्ट्रीय पे तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हम कर पा रहे? कि जब जब हम उनका कोई लेते हैं ना उनका, क्योंकि आफ्टर देखिए 75 साल तक अगर किसी को ब्रेन वॉश किया हो तो ओवरनाइट कोई बदल नहीं सकता। हम सब भी तो उसी सिस्टम के प्रोडक्ट हैं, हम भी तो वही जो मतलब ग्रिड है, वही जो एम्बेडेड है, उसी में हम लोग भी एम्बेडेड है, वही हमारा भी बेस है। तो जहाँ भी हमको प्रचार को काउंटर करना, मुझे लगता है हमें अपनी रिएक्शंस को जीरो बेस करना पड़ेगा। हम लोग बहुत या तो रिएक्टिव हो जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं उसके बदले में हमें क्या कहना है, या फिर बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, रक्षात्मक हो जाते हैं। ये दोनों चीज़ों को अवॉइड करना, ना हमें डिफेंसिव होना उनके प्रचार के बदले में, और ना उसको प्रतिक्रिया के स्वरूप देना है। हमें एक जीरो बेस से अपनी बात कहनी है। आई वोंट से कि नैरेटिव बिल्डअप करना है, बिकॉज नैरेटिव हैज एन एलिमेंट ऑफ फॉल्सहुड। जो असली बात है, जो सच्ची बात है, जीरो बेस बना के हमें समाज के सामने, राष्ट्र के सामने, अंतर्राष्ट्रीय समाज के सामने उसको प्रस्तुत करना है। और उसमें हम लोग बहुत लैग कर रहे हैं, उसमें हम लोग बहुत पिछड़े हैं, और उसका हमें ज़रूर मतलब ये ख्याल रखना है। बहुत सारे बुद्धिजीवी यहाँ एकत्रित हैं, तो इसलिए मुझे लगा एक मौका है मुझे ये कहने का। ये मैंने फॉर अ लॉन्ग टाइम आई फेल्ट कि वी आर टोटली लैकिंग इन दिस, और हमें एक अंतर्राष्ट्रीय अपनी मुखर पहचान बनानी है। कि आपको यही मैं आने को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय क्या दूँ? अभी निर्मल मैम ने कहा कि हमें कलम की ताकत को बढ़ाना होगा, और आप अपना बिजनेस छोड़कर जो आप कई सालों से कर रही थी, कलम की ताकत को बढ़ाने के लिए मैदान में कूद पड़ी। पिछले 5 सालों से जो आप ऑफ इंडिया की चीफ एडिटर हैं, कितनी बुलंदियां छुई हैं ऑफ इंडिया ने, वो आपकी कलम की ताकत की बदौलत है। Statements that were made ahead of the Delhi riots did not make those Muslim young activist boys terrorists. Some of the statements were, blood has to be shed, ready to ignite a fire. This was said by Umar Khalid. सरकार मुस्लिमों के खिलाफ है, भाषण से काम नहीं होगा, खून बहाना पड़ेगा. This was also said by Umar Khalid. These are, of course, are young activists who are just raising their voice for the marginalized Muslim community. 3 kilometers radius, wherever the violence broke out, the CCTV cameras were meticulously destroyed so they would not be recognized. After all of this, after all the charge sheets, after Ankit Sharma being stabbed multiple times to a point where his intestines were lying outside his body, amidst chants of Allahu Akbar and Narae Takbir, amidst Dilbar Negi's hands and legs being chopped off and him being burnt alive in the streets, amidst all the murders, arson, all the losses that were created to the exchequer in the Indian state, we were told that the Delhi anti-Hindu riots were in fact an anti-Muslim pogrom. Now let's concentrate on the word pogrom first before we understand the sleight of hand that was shown by the international media. They chose the word pogrom very carefully. They said pogrom, they did not say genocide, it's very distracting. They did not say genocide, they did not say riots, they did not say violence, they chose the word pogrom. Because the word pogrom has a very specific connotation. It is about the massacre of Jews in Eastern Europe and Russia. And therefore, by using the word anti-Muslim pogrom, they were essentially saying that the Muslim community in India is akin to the Jewish community that is being massacred. And we who
harmlessly chant Jai Shri Ram, go to our temple, feel shy even putting a tilak because we seem too gawar. We are terrorists who are persecuting, we are the Nazis who are persecuting the poor Muslim community of India, who are like the Jews, who are going around stabbing and setting fires while chanting Allahu Akbar, Nara Takbir. Now, the cornerstone of their argument that this was an anti-Muslim pogrom rested on the fact that there were more Muslim dead bodies as compared to Hindu dead bodies after 3 days of carnage. It is very strange to me that all of these commentators put together globally who have covered massive conflicts throughout the world base the genesis of a conflict on the basis of the number of dead bodies. In India, गांधी जी ने काफी ट्राई किया था, मोहनदास करमचंद गांधी ने, लेकिन हिंदू अभी तक उतना तो नामुमकिन नहीं हुआ है कि हमें आप सामने से मारते रहेंगे और हम बैठे रहेंगे कि आइए हमारा सरकलम कीजिए। पर शायद रानी सावरकर की जीत ज्यादा हो गई, गांधी जी पीछे रह गए, थैंकफुली, वरना आज मैं नुपुर नहीं नूर होती। But as far as the Delhi anti-Hindu riots were concerned, let's analyze the genesis of the riots. In the charge sheets of the conspiracy, it's clearly mentioned that the conspiracy started on the 5th of December. As far back as the 5th of December, the riots happened on 23rd February. The conspiracy that started from there, it was I think on the 8th of January when, sir can correct me if I'm wrong, when Khalid Saifee, Tahir Hussain and Umar Khalid met and they had hatched a plan to create violence and arson to teach Hindus a lesson. If you read the Tahir Hussain the charge sheet against Tahir Hussain, in his disclosure statement, he clearly mentions that amidst the chants of Allahu Akbar and Nara Takbir, their plan was to teach Hindus a lesson. They were planning to teach Hindus a lesson not just for CAA and the mythical NRC which we haven't seen yet, because हम जाते हैं तो काफी बांग्लादेशी जालीदार टोपी पहन के मिलते हैं, तो NRC दिखा नहीं है, but फिर NRC के नाम पे कत्लेआम हो गया. Not just because of the NRC and CAA, but also because of the Babi Masjid verdict. Sorry, I apologize. The verdict in the Ram Janmabhoomi case against the illegal structure that was demolished by Karsevaks. And the Ram Mandir is now finally being built. So ये जो एक collective आयर था, the conspiracy started right from the 5th of December. There were spate of violence leading up to the 23rd of January. Now, just because the dead bodies of the Muslims were more, it was called an anti-Muslim pogrom, without really analyzing where the initiation of the violence happened. It was on 23rd when Jafrabad and Sinampur, that area, erupted in violence. There was stone pelting. In one of the charge sheets, it is specifically mentioned that the stone pelting and the violence on the 23rd was started by the anti-CAA protesters. We all know who the anti-CAA protesters were. It was members of the Muslim community. The metro stations were blocked by over 500 Muslim women. Shaheen Bagh was Muslim men and women. There were certain Hindus who are now on the verge of converting to Islam but haven't done so yet because they might do some privileges, but we'll keep them aside for now. At least dil se wo Musliman hai. But mainly and largely it was the Muslim community. Now, when the initiation of violence happens from the Muslim community, for the first 1.5 days, the Muslim community went on a rampage. They committed several murders. In fact, the first murder that we covered, the first murder that happened, the first individual to lose his life was Constable Ratan Lal. Incidentally, a Hindu. We can keep the talk about secularism, कि हमारे धर्म निरपेक्ष है, police and all that. But he was killed because he was a Hindu and he was working for a Kafir state by the Muslim community. And therefore, for the first 1.5 quarter to 2 days approximately, Hindus were massacred, Hindu shops were targeted, Hindu houses were burned. And after that, after the news started trickling in of all these victims and all the arson and all the violence, the Hindu community finally said कि चलो गांधी जी के पद पर हम 1.5-2 दिन चल लिए हैं, हमें कुछ मिला नहीं है, तो अब शायद हमें खुद को डिफेंड करना पड़ेगा. Seconds, the Muslim community became the victim. Essentially, the global community expects of Hindus that we will quietly get massacred. In fact, हमें अगर यहाँ चाकू पड़ता है तो हम यहाँ कर देंगे कि शायद पूरा सरकरम दीवा यहाँ पे भी मार दीजिए, तो ताकि पूरा घर से अलग हो जाए. And defending ourselves is considered an act of aggression in itself. And therefore, when Hindus started defending themselves,
the anti-Hindu riot, the anti-Hindu spree of killing, which was initiated by the Muslim community, the planning of which started on the 5th, and every day we've documented cases of violence against Hindus, suddenly turned into an anti-Muslim program. Now it is a fact, despite the valiant efforts of individuals like Mr. Nehru, Mr. Gandhi, etc., we still are a Hindu majority nation. Now when we are a Hindu majority nation, और जब वो छाती पीट पीट के बोलते हैं कि हम minority हैं, इसका मतलब है उनकी संख्या हमसे अभी तक तो कम है. Even though they are the intolerant minority, in numbers they are still less. And therefore, when they initiate violence and they inflict certain damages against the Hindu community, and then the Hindu community says that okay, thus far and no further, we are now going to defend ourselves. And then when they come out to the streets and inflict equal amount of damage to the other side in an attempt to defend themselves, because it's a number game, it is obvious that the number of casualties on the Muslim side is going to be more. Because as I said, we left Gandhiji's path a long time ago, thankfully. So in that process, when Hindus defend themselves, they are being called the barbarians and the terrorists. In India, if we see, I think मैम ने कहा था कि हम बहुत हारे हैं. मुझे नहीं लगता हम हारे हैं, क्योंकि जितने भी riots हुए हैं, initiation मुसलमान community ने किया है. The violence has been started by the Muslim community, but the riot has been ended by the Hindu community. The expectation is कि हम अपना दूसरा काल आगे करेंगे. वो अपने पीठ के पीछे छुरा रखेंगे, अल्लाह अकबर बोलेंगे, लेकिन हम जब बोलेंगे जय श्री राम हमें छोड़ दीजिए वरना हम रिटालिएट कर, हम बाध्य हो जाएंगे कि हम रिटालिएट करें, तो हम आज हिंदू टेररिस्ट बन जाते हैं. But that I think is one question that is very important to bear in mind. Why it was not an anti-Muslim pogrom and why it was an anti-Hindu riot. And every time we are attacked and every time we are told that we are being extremists by claiming that it was an anti-Hindu riot, we have to keep reiterating that yes, you are two, you may kill 4 of us, but when 20 of us get down to defend ourselves, even though we don't want to, and we still somewhere keep Gandhi in our hearts, we may kill more than 5. And when that happens, you shouldn't blame us for being terrorists. We are just trying to protect ourselves, our community, and the women of our house. And therefore, this argument has to be seared in our brains, because this is not the last time we are going to hear of it. आज से 10 साल बाद भी हमें ये बोला जाएगा that the Delhi anti-Hindu riots were indeed a Delhi anti-Muslim pogrom, and we have to have our answers ready. And we need to know what to say when these allegations are heard upon us. Coming to the charge sheets and coming to the judiciary, because Sir has elucidated very eloquently the entire chronology of the events, I would like to focus on one of the recent cases where a boy called Dinesh Yadav was convicted by the courts for being a party to the for the violence that broke out in Delhi. The courts depended on section 149, essentially saying that a Muslim woman's house was burnt. The Muslim woman was not at home, her family was not at home. Nobody was killed. There was a mob outside the Muslim woman's house chanting slogans. Slogans, of course, Jai Shri Ram, which by default makes us all terrorists and murderers and killers. But anyways, in that mob, this individual was simply present. The police has no evidence that he was a part of the crime, that he committed arson, that he stole any of the items. There was no evidence, material evidence that was found by the police from this boy's house. There was no stolen items that was found from this boy's house. But he was convicted by the Sessions Court under section 149, which essentially says that even though you are not responsible for the crime being committed, if you are a part of the mob, the court simply assumed that he shared the criminal intent of the mob. The court went to the extent of saying that the mob was Hindu, you are Hindu, and therefore if you are in the vicinity of the mob, you must be guilty, and therefore you are going to jail for the next 5 years. In another case, the murderers of Dilbar Negi were given bail. The bail was also dependent on another interpretation of the same section, section 149, saying that just because he was there doesn't mean he was a part of the crime. The prosecution has to prove that he was a part of the crime, and therefore till they prove that he indeed was a party to killing Dilbar Negi,
these individuals are going to get bail. And therefore the same section, a different interpretation was used to give bail to Muslim accused, and the same section, based only on the fact that the boy was a Hindu, was used to convict Dinesh Yadav, and he is today in jail serving a 5-year sentence for a crime he did not commit, for a crime there is no evidence of. Now, ships are like our colonial overlords, and we should all bend down and say Ji Hazur whenever they stand in front of us. That's for the record. But in reality, public opinion does affect the kind of verdicts that are passed in cases, whether we like it or not. Public opinion and which direction the wind is blowing. Unfortunately, when Hindus are the victims, we know which direction the wind is to blow. And therefore, we saw Dinesh Yadav being thrown in jail without any evidence whatsoever. What can the Hindu community really do when things like this happen? We can't really get out to the streets. We don't have street veto. We know that. खिलाफत मूवमेंट के बाद शायद हमारा स्ट्रीट वीटो खत्म ही हो गया, क्योंकि हम इतने मारे गए थे कि हमें लगा कि निकलेंगे तो और भी मारे जाएंगे, तो चुपचाप घर पे बैठ जाओ. We saw that happening over and over again. So we don't get down to the streets. We have no street veto whatsoever. The least we can at least do is get our facts straight and keep reiterating the truth no matter what the cost is. At least we at Op India, my colleague Chandran was also somewhere there. I don't know if he's there still, but he was one of the people who went on the ground and got all this evidence. The judiciary is affected by public opinion, and the public opinion has to be formed by you and I. Thankfully, over the past 7 years, Hindus as a community have managed to shift the Overton window to an extent where we can actually have these conversations without immediately being thrown into jail. The Overton window, the concept is very simple. For an idea to be popular in a society, it starts off as an unthinkable idea. It makes its way to a radical idea. Somewhere down the line, because the community keeps talking about it and keeps normalizing conversation around it, it becomes a popular idea. And then we see where with political power, the popular idea is then turned into a policy. That is what shifting of the Overton window means. Today we can stand here and say that Dinesh Yadav was convicted on charges which were not proven, and we will go to court and we will make sure that he is acquitted of all charges. Today we can stand up and say that I don't believe in the ideals of Mohandas Karamchand Gandhi, and I believe in the ideals of Veer Savarkar. Today we can stand and say proudly that the Hindu community will defend itself and will not offer up its neck, because we like our necks attached to our torso, and if we follow the principles of secularism that the Indian state, regardless of the government, wants us to follow, we will sadly not have our necks attached to our torso anymore. We can proudly say these things because over the 7 years, Hindus as a collective, Hindus as a community have managed to shift that Overton window. CAA as a law was a result of the Overton window shifting. It was the seed that said that India is a homeland and a natural home for Hindus. And therefore, we saw this kind of violence. In fact, if we have to criticize CAA, perhaps the only criticism should be that it didn't go as far as to say that we will give the right to return to all Hindus the world over. Because this is our national home. Any Hindu, anywhere, if they feel unsafe, if they feel persecuted, this is the mother that the child will come back to. And that's the only shortcoming of the CAA that we should be talking about, not the fact that Muslims from a Muslim majority country were not given the right to come here and demand Sharia like they did in Afghanistan. में उकसाया जाता, हमने क्या मांगा था, सिर्फ यही तो कहा हमें ऑफिस आने जाने के लिए रास्ता दे दो भैया, हमारा मेट्रो का स्टेशन बंद मत करो, हमारा वजीराबाद हमारा रोड जहां से हम जा रहे हैं हमें उसे खोल दो, हमें एक साइड दे दो, आप दूसरी साइड पे बैठ के अपना प्रोटेस्ट करो, हम तुम्हें कभी मना नहीं कर रहे, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया गंगा जमुना तहजीब, लेकिन गंगा जमुना तहजीब कौन सी थी? सिर्फ हिंदू गंगा जमुना तहजीब कह रहा है, उनके यहाँ कोई गंगा जमुना तहजीब नहीं है, और हम उससे डर डर के आज तक जी रहे, इसका मैं प्रत्यक्ष दर्शी हूं। हम सोचते हैं कि ये एक दिन में हो गया, प्लान हुआ, साजिश हुई, ये हुआ, अरे हमें तो सब बाद में पता चला कि एक एक दुकान के ऊपर चिन्हित करके लिखा हुआ था नो सीए। इसका मतलब है नो सीए, जिस दुकान के शटर पर लिखा है ये दुकान मुसलमान की है, इस दुकान को आग नहीं लगा।
ये मकान जिसके ऊपर नो एनआरसी लिखा हुआ है, ये दुकान ये घर जो मुसलमान का है, इसको नहीं छूना है। वहां पे इस तरह के चिन्ह बनाए गए, गाड़ियों के ऊपर चिन्ह बनाए गए, और हिंदुओं की गाड़ी बाकी सबको फूक दो। तो हम इन सब चीजों से कब तक डरेंगे? आज उसका परिणाम ये निकल रहा है हमारे यहां। प्रयोग क्या हो रहा है? कानून के जानकार सब लोग हैं, सब बैठे, और वो क्या कर रहे हैं? फोटो खींच रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। कुछ कहो, अरे आपने तो बच्चों को मार दिया। हमारे भाई, अरे भाई साहब देखो क्या बात है यार, बच्चों को क्यों मारने का? अरे ये सांप सुपरों को कुचलना होगा, और हम अगर नहीं खड़े होंगे तो बाद में हम डर के यही रोते रहेंगे रोज के रोज। कोर्ट में आज ये हुआ, कोर्ट में कल ये हुआ। क्या उस दिन नहीं दिखाई देता था हमारे माननीय बैठे हुए माननीयों को, जब हम सबको जो तंगी हो रही थी दिल्ली के अंदर, चारों तरफ बैठ के हमारे सारे के सारे सड़कें जाम कर दी गई थी बैठ के? हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमें कहीं आने जाने की आजादी नहीं है। लेकिन एक विशेष वर्ग से, भीड़ तंत्र से हम डरते हैं। हमारी पुलिस डरती है। माफ करिएगा, मैं डीजीपी महोदय को माफी मांगते हुए कह रहा हूं, मैं उनके सामने कह रहा हूं, हमारी पुलिस डरती है, हमारे न्यायालय डरते हैं, हमारे जितने भी माननीय महोदय हैं वो सब डरते हैं, और हमारी सरकारें डरती है। हमें अगर यही हालत रही तो एक दिन आएगा कि हमें खुद, जब हमें जिंदा हमें दिख रहा है कि हमारे बच्चे नहीं बचेंगे, हमारी औरतें नहीं बचेंगी, उस समय हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सामने आना पड़ेगा। वक्त आ गया है, इस चीज को हम पहचाने, क्या हो रहा है, सामने क्या है। उनका ये सब बहाना है। आज हिजाब है, हिजाब का भाई कौन सी बड़ी बात हो गई? तुमने हिजाब एकदम एक ही दिन, और वो लड़की आ गई है, उसकी पहले से वीडियो बन रही है। मैं तो आया, मेरा तो किसी ने वीडियो नहीं बनाया भाई। इसका मतलब वेल प्लान, रोज एक नया नाटक, रोज एक नया नाटक। अरे जब तक हम लोग ये मानते रहेंगे कि इनको जीते तो भैया ये तो ये ही है, भाई ठीक है, इनका भीड़ तंत्र है, इनकी आबादी, एक दिन आएगा कि आपको निकाल बाहर कर देंगे। तो सीधी सी बात मैं तो कहता हूं, आज हमको अपने आप सोचना पड़ेगा, अपने नेताओं के ऊपर, अपने प्रशासन शासन के ऊपर सख्ती से हमें उनको ये जाग के कहना होगा कि भाई हमारे लिए या तो कुछ करो, वरना हम तो मर ही रहे, इसमें मरेंगे या उधर मरेंगे। बस, धन्यवाद। या हम लोग कोई रोड पे आए, अगर एक परिवार का एक बेटा गया है तो गली में से कोई और बाहर निकल के ही नहीं देखा कि उसके घर में हो क्या रहा। 2 साल से मेरा बेटा, मैंने उसे पाल के इतना बड़ा किया कि मुझे कुछ सहारा देगा। मेरे पास मेरी 2-3 बेटी है, मैं 2 साल से उनके लिए भी नहीं सोच पा रही, क्योंकि मेरा बेटा जेल में है। अब मुझे 2 साल हो गए, जिसकी उंगली कटती है सांत्वना सब दे देते हैं जी आ जाएगा, लेकिन उस दर्द को वो महसूस करता है जिसकी उंगली कटी है। मुझे पता है मैं 2 साल से कैसे जी रही हूँ, कि मैंने अपने बेटे को कैसे परवरिश दी थी, और आज मेरा बेटा जेल में। जब भी फोन करता है पूछता है मम्मी क्या हुआ, मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाई 2 साल में। बस मैं तो यही चाहती हूँ, मुझे पता है मेरे बेटे का वकील निशांत त्यागी जी है और बहुत अच्छा लॉयर है, मैं उनकी कोई गलती नहीं बताऊंगी, लेकिन वे भी क्या करें जब ऊपर जो बैठे हुए हैं उन्होंने सोच ही लिया कि हमें इन्हें निकालना ही नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ वीडियो फुटेज भी है, सारे सबूत है, फिर भी वे बाहर आ रहे हैं। लेकिन हिंदू बाहर क्यों नहीं आ रहे, जबकि मेरे बेटे के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक मेरे बेटे का केस पहुंच गया, उन्होंने भी कह दिया जी या तो विड्रॉ कर लो, नहीं तो मैं कैंसिल करता हूँ बेल को। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे हिंदुओं के साथ? हम लोग बैठा करते हैं कमरे के अंदर बैठ के, और वे बैठा करते हैं रोड पे खड़े होकर, क्योंकि उनकी बैठक की आवाज कहाँ तक जाती है, हमारी आवाज कहाँ तक जाती है। हमने बंद कमरे में बैठक करी, सबने सुनी, सब जाके अपने घरों में अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन जिनको दर्द है, जिनको दुख है, वो घर जाके भी क्या कहेंगे? बस मैं तो यही चाहती हूँ कि सरकार तक हमारी बात जाए, जज साहब तक हमारी बात जाए, हमारे बच्चों को न्याय मिले। बाबुल पटेल 20 FIR ने बता दिया, बेल सबकी उसमें हो गई है, लेकिन उसमें विडंबना ये थी कि ऐसे भी उसमें लोगों के नाम थे कि जो उस समय इटावा में बैठे हुए थे, और उनका भी उसमें था कि इसने जो है डेड बॉडी को लात मारी और इसकी जेब से निकाला। तो मैम नूपुर के भी नॉलेज में वो है, और उन्होंने उसको केस को अपने ऑफ इंडिया पे दिखाया भी था। तो मैं कह रहा हूँ, जो हमारे गृह मंत्री उस समय कहते थे कि हम जो है
असली जो गुनाहगार है उनको जो है पाताल से भी निकाल लेंगे। तो ऐसे कैसे हुआ कि ये सारा हो गया कि जो लोग नहीं थे, जितने लोगों को नोटिस दिया सब लोग इसलिए चले गए कि हमने किया तो है नहीं, हम कोऑपरेट करते हैं पुलिस को, और उन्होंने सबको एक साथ बैठा लिया। मैं भी उसमें, मेरा भी नाम था, बस मेरे से इतने पूछा था कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो मैंने कहा कि हाँ मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो आप मुझे छोड़ दिया, बाकी सबको एक साथ बैठा लिया। जबकि उसमें सच्चाई, मैंने उनसे कहा कि इसमें कोई भी नहीं है, सारे जो है गलत नाम लिखवाए हुए हैं। और बेल इसलिए काफ़ी लेट हुई उसमें, हालांकि सबसे पहले थी, पर फिर भी इसलिए लेट हुई थी जबकि जो हमारा ये सभी चार्जशीटों में ये है कि सभी सीसीटीवी कैमरास तोड़ दिए गए थे। जब तोड़ दिए गए थे तो उसमें फुटेज तो आनी नहीं थी किसी की भी, और तो केवल इसलिए कि एफएसएल की अभी रिपोर्ट नहीं आई है। एफएसएल की रिपोर्ट आई 7 महीने बाद, उसके बाद में कि भाई एफएसएल की रिपोर्ट में लोग हैं क्या, ये 16 लोग नहीं है जी, तो फिर पहले को, बल्कि यहाँ से तो नीचे से तो कैंसिल ही कर दी थी, हाई कोर्ट से पहली बेल हुई थी। एक केस है भजनपुरे का 104/20, उसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि मुझको फलाना आदमी ने गोली मारी, फलाना जिस आदमी के 2 लोगों के 4 लोगों के नाम ले रहा है इन्होंने गोली मारी, वो उस समय बागपत में थे उस दिन, वो कह रहा है मुझे 9 बजे गोली मारी, वो 11:30 बजे तक बागपत में थे उस समय। तो मतलब ऐसे कैसे हो गया? तो इन्वेस्टिगेशन पे भी जो है ना काफ़ी ये सवाल उठते हैं। दूसरा, जुडिशरी का भी जो है ना सोचना चाहिए, जैसे मैम ने बताया भी, सेम वही जो है दिनेश यादव पे चार्जेज हैं, वही दूसरे पे हैं, उसकी बेल होती है, उसको जो है चार्ज लगता है, और उसको ऐसे ही एक केस जो है 64/20 भजनपुरा का, उसमें भी सेम, क्योंकि कारण उसका ये था कि जो लोग वहाँ नोन थे ना, जिनको सब जानते थे, तो उन्हें ये था कि भाई ये लोग और वहाँ प्रतिष्ठित थे कि भाई इन लोगों को जरूर फंसाना है। मेरे पिताजी भी प्रिंसिपल हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरे घर में 5 लोग डॉक्टर हैं, तो ये था कि भाई ये लोग यहाँ से हटे, क्योंकि कोई भी नॉन अगर वो रहेगा तो जैसा था ना ये पलायन वाला मामला, उनकी तो पूरी प्लान थी। और ये समाज क्या करता है, बल्कि मुस्लिम समाज, ये समाज बोलना नहीं चाहिए, मुस्लिम समाज क्या करता है, पहले भवंडर भी करता है, फिर विक्टिम का कार्ड भी खेलता है। और हमारे लोग जो है झांसी में जो है वो गंगा जमनी तहजीब में पता नहीं कहाँ दिखाई दी, और कहीं है नहीं, वैसे वो पता नहीं कहाँ चल रही है। जैसे मैम ने बताया भी है वो गांधी जी वाला जो किस्सा है, तो उस चक्कर से हमको निकलना पड़ेगा, हमें यूनाइट होना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगा। और सरकारों को भी इसमें सोचना पड़ेगा कि भाई जो कहते थे कि हम जो है पाताल में से गुनाहगारों को निकाल लेंगे, तो क्या हुआ, ऐसे गुनाहगार निकलेगा जो आदमी इटावा में बैठा है उसका भी मर्डर में 302 लगी हुई है, और वो सारी धाराएं लगी हुई हैं। सीपी से मिला जाके सहन जी से, तो उन्होंने कहा भी भाई आपका तो केस है वो तो बिल्कुल अलग है, आप जो है आप लोगों को ये क्यों नहीं उठाना चाहिए, आपको मीडिया हाउसेज में क्यों नहीं आना चाहिए आपका केस। ये जो लोग दिल्ली से ही बाहर है और उसके कई घंटे तक बाहर है, जब वो घटना हुई है रोज उन लोगों को जो है मुकदमे चल रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ मीडिया हाउसेज को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, खाली एक नहीं, बाकी हम सबके संपर्कों में जो भी हो उनको भी बात करनी चाहिए। और हमारे जो देश के कर्णधार है, हमारे पॉलिटिशियन है, उनको भी जो है ना इसमें जो है ठीक रोल अपनाना चाहिए। जुडिशरी को भी बहुत गड़बड़ है। सबसे पहली बेल जो है खजूरी के 2 लोगों को हुई थी, मुस्लिम्स को हुई थी, कई महीने तक मुस्लिम्स को बेल होती रही, हिंदुओं की बेल ही नहीं हुई कोई भी। और उसमें कई जज भी ऐसे थे कि वो तो कम करते थे फैसला, बल्कि मीडिया में आने के लिए ज़्यादा उनका रहता था। उनको लगता था कि ये जो है मीडिया में रह के पॉपुलर होने के लिए जो है और वो काम कर रहे हैं, उसमें बड़े बड़े वो देते थे। एक अपने केस में एक में पुलिस को 25,000 रुपये का जुर्माना दिया था कि भाई उसमें एसएचओ को कहा कि भाई लगता है कि आप जो है एक्यूज के साथ ही खड़े हैं, मुजरिम के साथ खड़े हैं, और जबकि उनको वो ठीक कर रहे थे काम, जब हम वहाँ है ही नहीं और हमारे ऊपर केस हो रहा है तो उन्होंने तो ठीक कर ही तो वो, लेकिन फिर भी जो है वो जुडिशरी में कुछ लोग ऐसे हैं ना, उसको अपने उस काम को छोड़ के वो पॉपुलरिटी ज़्यादा चाहते हैं, उनके प्रमोशन चाहिए, उन्हें कुछ और चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों पे ना मतलब सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी जो और अच्छे ये जो इकोसिस्टम है ना कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट का, जो 1947 से चल रहा है, इसके कारण कहीं ना कहीं दिखते हैं कि सक्सेसफुल और सफल हो रहे हैं। इकोसिस्टम क्या है, हम लोग सब क्या है एक ही काम में लग जाते हैं। अच्छा ये ऐसे कह रहे हैं, हम उनको देखते हैं। ये लोग जो काम करते हैं ना, क्योंकि मैं तो जेएनयू की वकील भी हूँ, तो अपने भाई बहनों के साथ इनके साथ ही रोज रहती हूँ सुबह से शाम तक। कल कोर्ट में भी इनके सामने ही खड़ी रहूँगी, क्योंकि रोज केस करते हैं और रोज मैं सामने जेएनयू की ओर से होती हूँ।
ये लोग क्या करते हैं मैं बताती हूँ बहुत शॉर्ट, कि अगर आज हमने एज JNU इंस्टीट्यूशन एक लॉ निकाला है कि हम JNU में कंपल्सरी अटेंडेंस करेंगे, क्यों कि भैया मैक्सिमम लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है 25,000 रुपये महीना, और तुम लोग पढ़ने के लिए क्लास में नहीं आते, चलो क्लास में आओ। हमने अगर आज रूल निकाला कि आपको कंपल्सरी अटेंडेंस है, आज आना है, तो रात को ही जो स्टूडेंट्स यूनियन है उनका प्रोटेस्ट लेटर आ जाएगा, हम प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं। रात होते होते और रात को 8 बजे के आसपास टीचर्स कूद जाएंगी, अच्छा स्टूडेंट्स यूनियन ने प्रोटेस्ट किया है, हम एज स्टूडेंट्स टीचर्स यूनियन हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। रातों रात इनकी पिटीशन बन जाती है, पूरा केस बन जाता है, लगभग 50, 60, 70, 100 पेजेस का पूरा केस बन के सुबह जो लोग हादिया केस में खड़े होते हैं, जो लोग ये ट्रिपल तलाक में खड़े होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, आप सब समझदार हैं, वो लॉयर साहब खड़े हो जाते हैं, अर्जेंट आज ही सुना जाए ये केस, अर्जेंसी मेंशन करके सेम डे लंच से पहले केस लगवा लेते हैं, सेम डे। बाकी में केस लगता है 3 दिन में, इनका लगता है सेम डे। केस लगता है तो हमें एक कॉपी सर्व होती है कि मोनिका जी ऐसे केस फाइल हुआ है, आप आइए। 1 बजे के आसपास केस लगा, हम लोग कोर्ट में गए, सामने जज साहब हैं, वहाँ वकील साहब खड़े हैं, यहाँ हम खड़े हैं, वो आर्गुमेंट करना शुरू करते हैं। हम कहते हैं कॉपी आपने अभी दी है, आप कम से कम 2 दिन दीजिए, हम इंस्ट्रक्शंस लेकर आएंगे। तो जज कहते हैं कि ठीक है, आप इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए, मैं कल दोबारा केस पोस्ट करती हूँ। जज साहब कहते हैं, हम जैसे ही लंच में अपनी चेम्बर में आते हैं, वायर, स्क्वेयर, स्क्रोल, जितने भी इनके हैं ये पत्र ऑनलाइन, उनपे 5-5 हजार वर्ड्स के आर्टिकल्स बने हुए आ जाते हैं ऊपर। और क्या आ जाते हैं, उनके वकील साहब ने ये बोला, उनकी पिटीशन ये रही, जेरी के बेचारा कुछ बोल नहीं। ऐसा ही 4 दिन पहले अगर आपने न्यूज देखी हो, जज ने ऑर्डर कुछ और दिया है और रिपोर्टिंग कुछ और हुई है उसकी। तो ये जो आर्टिकल्स आते हैं ना, इन आर्टिकल को जो वायर में आएंगे, बाकी जगह आएंगे, लंच टाइम में आ जाएंगे, कब लिखे हैं गॉड नोज। इन्हीं आर्टिकल को 3 बजे 4 बजे के आसपास इनकी ट्विटर आर्मी आ जाती है। अब देखिए कितनी आर्मीज एक के बाद हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, कोई किसी के स्फीयर में नहीं आ रहा, इनकी ट्विटर आर्मी आ जाती है। ट्विटर आर्मी उस आर्टिकल को ट्रेंड करना शुरू कर देती है। वो वहां से वो मियां खलीफा कौन, स्कूल नहीं गई होंगी, मुझे नहीं पता गई है कि नहीं गई है, वो उसके ऊपर रीट्वीट करने शुरू कर देती है, एंड इट बिकम्स एन इंटरनेशनल न्यूज। छोटी से छोटी घटना है लेकिन बैटल रेस है। एक इनका स्टूडेंट्स यूनियन है, एक इनका टीचर्स यूनियन है, एक इनके ड्राफ्टिंग एडवोकेट्स है, वो बैटल पकड़ाते हैं आर्ग्यूइंग एडवोकेट्स को, वो पकड़ाते हैं ट्विटर आर्मी को, वो पकड़ाते हैं और आर्टिकल्स लिखने वालों को, वो आगे बैटल पकड़ाती है सेलिब्रिटीज को, इंडिया की स्वरा भास्कर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो पकड़ाती है आगे रिहाना, मियां खलीफा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अल्टीमेटली इट बिकम्स इंटरनेशनल न्यूज। हर कोई अपने अपने स्फीयर का काम कर रहा है। स्लीपर सेल्स होते हैं, स्लीपर सेल्स टेररिस्ट के बारे में आपने सुना, ऐसे ही स्लीपर सेल्स काम करते हैं। ऐसी कोई न्यूज नहीं है तो चुपचाप बैठकर जो लॉयर है वो अपना ड्राफ्टिंग करता है, दूसरा लॉयर है वो आर्गुमेंट करता रहेगा, स्टूडेंट्स यूनियन अपना काम करते रहेगी। लेकिन जैसे ही ऐसे मुद्दे आते हैं ये सब के सब एक हो जाते हैं। दिखते हैं कि ये 10 से 15 अलग अलग ग्रुप्स हैं, पर सब के सब एक हो जाते हैं। ये सब एक ही काम नहीं करते, सब आर्टिकल नहीं लिख रहे, सब टीवी पे नहीं आ रहे, सब ट्वीट नहीं करे, सब सेलिब्रिटीज नहीं है, सब ड्राफ्ट नहीं कर रहे हैं, अपने अपने स्फीयर में 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल काम करते रहते हैं। लिख रही है, उसको खाना नहीं मिलेगा चलेगा, वो लिखेगी, और आप इसको लिखने से 4 दिन छोड़ दिए, ये बेचारी मर जाएगी। इसका खाना पीना लिखना है, इतने पैशन से हमें अपना अपना काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा बिलीव मी, फर्क आया है। फर्क कैसे आया है? इफ आई कैन से सो ऑन रिकॉर्ड, कि पहले हम जब 7-8 साल पहले कोर्ट में खड़े होते थे और सामने से XYZ लॉयर्स आते थे, हादिया के लॉयर, रोहिंग्या के जो खड़े होते हैं वो लॉयर्स आते थे, जजेस भी, यस मिस्टर व्हाट
मतलब हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा एक रहता था। क्योंकि जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ना, वो ऐसे ही लोगों के हाथ में अब तक थी। जब से न्यूट्रल लोग आ रहे हैं, जब से ऐसे लोग आ रहे हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, सिस्टम्स में भी न्यूट्रल लोग आ रहे हैं, फर्क पड़ा है। मुझे ध्यान है राम जन्मभूमि केस से पहले वहां आकर वकील साहब ने कहा था, जो उसके सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील थे, लॉर्डशिप्स में हैव दिस मैटर आफ्टर इलेक्शंस। जब समझे इलेक्शन के बाद इसे पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, रामलला पॉलिटिकल पार्टी है क्या, या सुन्नी वक्फ बोर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, या मेमोरियल खड़ा पॉलिटिकल पार्टी? व्हाई आफ्टर इलेक्शंस? उनको लग रहा था कि शायद इलेक्शन के बाद वापस कांग्रेस पार्टी आ जाएगी, फिर राम जन्मभूमि का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाएगा, 10 साल के लिए चला जाएगा। तो इसीलिए अब शुक्र है ऐसी पार्टी है जो देश के बारे में सोचती है, नेशन फर्स्ट के बारे में सोचती है। वरना यहाँ तो किताब छापने ही एवरेस्ट चढ़ने बराबर हो जाता है। हमने क्या किया था, किताब ही तो छापी थी, ब्लूम्सबरी ने किताब छाप दी, पर सडनली ये पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया, इंटरनेशनल लेवल तक एक्टिव हो गया। अरे ऐसी किताब कैसे आ सकती है जो कहती है कि हिंदू मरे, जो कह सकती है एविडेंस के साथ कि मुस्लिम्स ने मारा? ऐसी किताब कैसे आ सकती है? हमने कहा डिबेट कर लो, डिस्कस कर लो, हम उन घरों में आपको लेके चलते हैं, उन विक्टिम्स के नाम बताते हैं, कौन कौन मरा और कैसे कैसे मरा। लेकिन सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि इस्लामिस्ट और माओइस्ट फोर्सेस जिस दुनिया से आते हैं वहां डेमोक्रेसी नहीं है। किसी भी अरब कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, किसी भी माओइस्ट कंट्री में डेमोक्रेसी, चाइना में देखो नहीं है। तो इनको तो पता नहीं बेचारों को डेमोक्रेसी होता क्या है। इसलिए 2020 में जब ये सीए के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने अपने सामने 2 चीजें रखी थी, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें राइट टू प्रोटेस्ट है, एनीवेयर एंड एवरीवेयर। सड़कें जाम करेंगे, शहीन बाग जाम करेंगे। तो तिरंगे को हाथ में रखकर, डेमोक्रेसी का नाम लेकर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम लेकर ये प्रोटेस्ट करते रहे। प्रोटेस्ट करते करते पहले यूनिवर्सिटी से शुरू हो गए, फिर औरतों को सामने किया, फिर उनको रेडिकलाइज किया शहीन बाग में, अल्टीमेटली जाफराबाद में जाकर जाम कर दिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी, राइट शुरू कर दी। अमित शर्मा था, उसका इंटरव्यू लेने गए थे, उनकी वाइफ का, वो बेचारी उसकी वाइफ आप मुझसे मिले, इतनी यंग उनकी वाइफ है और हस्बैंड जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसका एक ही जुर्म था कि जो औरतें धरने पे जाफराबाद में बैठी हुई थी उनके पास गया था कि शायद मीडिएशन हो जाए, शायद सुलह हो जाए। बुरके में से तलवार निकालकर यहाँ उसके अटैक किया गया, शुक्र है हेलमेट था। ऐसी ऐसी घटनाएं, रतनलाल को पत्थर मार दिए, गोली मार दी। किस किस का नाम आप लोगे? विनोद कुमार कश्यप का नाम लोगे, अल्लाह अकबर कह के भीड़ आई और मार दिया, मोनू बच गया। दिनेश कुमार खटीक का नाम लोगे, दूध लेने बच्चों के लिए गया था, उसकी वाइफ, 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं शायद, ऐसे गोदी में बैठे हुए। तो लगा कि कैसे, क्या जैसे कहा लोगों याद हो गए हैं इनके नाम और इनको भूलना नहीं है। आज हम सबके इकट्ठे बैठने का मकसद है कि इनको भूलना नहीं है कि 2020 में जो प्रयोग किया गया, सोची समझी साजिश की गई, वही रिपीट करने की कोशिश 2021 में की गई किसान आंदोलन के नाते। वैसे ही टूल किट, वैसे ही रिहाना, वैसे ही मियां खलीफा, वैसे ही सड़कें हाईवे जाम करना, वैसे ही क्या मोदी मरे, वैसे ही नारे सारे लगे, उसी टाइप से सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, सामने तिरंगा और कॉन्स्टिट्यूशन रखेंगे, 26 जनवरी को देश की ऐसी की तैसी कर देंगे। जब पूरी दुनिया देख रही है भारत का शौर्य, वही चीज अब 2022 में हिजाब प्रोटेस्ट में ला रहे हैं। मैं तो रोज हिजाब में जो कर्नाटका हाई कोर्ट की हियरिंग है, मैं रोज देखती हूँ, एवरी डे, एवरी लाइन ऑफ इट में देखती हूँ उसको। 2:30 बजे कर्नाटका हाई कोर्ट की हियरिंग शुरू होती है, लगभग 4, 4:30, फिर 5 तक भी जाती है, 5 बजे तक जाती है एवरी डे। वहां पर होड़ लगी हुई है। होड़ क्या लगी हुई है? सीनियर एडवोकेट्स की हजार पेज की पिटीशंस रातों रात कपिल जी तैयार हो जाती है, जजमेंट्स रातों रात तैयार हो जाती हैं, दे दी जाती हैं जजेस को। होड़ लगी है सीनियर एडवोकेट्स की, पहले मैं। और किस लिए खड़े हैं वो? लड़कियों को हिजाब में रखो, इसलिए खड़े हैं। वो इसलिए नहीं खड़े हैं कि जो मुस्लिम महिला है
उसको बुर्के से आज़ादी दिलवाए, 4 शादियों से आज़ादी दिलवाए, उसको हलाला से आज़ादी दिलवाए, उसको तलाक 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 3 महीने में कह दिया जाता है, तलाक कर दिया जाता है, उससे आज़ादी दिलवाए। नहीं, वो खड़े हैं बुर्के में रहने दो, बुर्का ना उठाओ, इसलिए खड़े हैं। और नाम वही ले रहे हैं, तिरंगा सामने होगा, हेड स्टाफ करेंगे तो तिरंगे का करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन सामने रखेंगे, आर्टिकल 14 समानता की बात करेंगे, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे, और आर्टिकल 25 6 साल 8 साल 10 साल के बच्चे बोलते हैं हमें तो संविधान ने ये राइट दी है। आप देखिए टेलीविजन पर 15-20 साल हमें संविधान ने राइट दी है कि बुर्का पहने, फंडामेंटल राइट टू वेयर बुर्का। पढ़ा है आर्टिकल 25 का, सबसे इंफीरियर राइट है। वो कहती है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी एंड सब्जेक्ट टू ऑल अदर राइट्स यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यानी आप समानता है आपके पास, सम्मान है आपके पास, डिग्निटी है आपके पास, सारे राइट्स है आपके पास, उसके पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ इसको नुकसान नहीं होगा, तब आपके पास राइट टू फ्रीडम है। और जब बुर्के को हटा दिया है मुस्लिम कंट्रीज में, कुरान में जिक्र नहीं है बुर्के का, ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कहाँ से हो जाती है? लेकिन ये सब जानते हुए, अच्छा पढ़े लिखे लोग डिफेंड कर रहे हैं, अनपढ़ डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही इकोसिस्टम आ जाता है। तो आखिरी बात, हमारा जो झगड़ा है ये आप देखिए, अगर 2019 और 20 में ये प्रयोग हुआ था ना दिल्ली दंगों का, 2021 में किसान आंदोलन का, 2022 में हिजाब का आंदोलन का, और ये मान के चलिए ये आज कहा है कोर्ट्स ने कि इस पूरी हियरिंग को जो हिजाब की है वो इसी हफ्ते में समाप्त कर देंगे। और जिस तरह की पूरी बहस चल रही है, 100% ऐसा लगता है कि तीनों जजेस जो हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के, वो बोलने वाले हैं कि हिजाब इज नॉट एसेंशियल टू इस्लाम, यू डोंट हैव अ फंडामेंटल राइट टू वेयर हिजाब। तो जो गवर्नमेंट ऑर्डर है कि यूनिफॉर्म पहननी चाहिए वो वैलिड है।